हेलो स्टूडेंट, जैसा कि डी फार्म सेकेंड ईयर का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा डिमांड था कि बहुत दिन से सर ये कोरोना के चलते जो है बंद है कॉलेज, लगातार क्लासेस ऑनलाइन मोड में थोड़ा बहुत हो रही हैं और लगातार क्लासेस नहीं हो रही। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था। अपने कॉलेज के भी तो अपने कॉलेज में तो हो रहा है, लेकिन बच्चों का डिमांड के चलते हम इसको बना रहे हैं और इसको हम क्विक रिवीजन के लिए बना रहे हैं। पूरे फार्माकोलॉजी का जो डिप्लोमा फार्मेसी का सेकेंड ईयर का जो पूरा फार्माकोलॉजी है उसको एट ए ग्लांस हम कैसे रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा आप रिवीजन देख ले रहे हैं तो आपको एग्जाम में जो है इससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फील होगा। आप इसको देखेंगे। हम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को लोड करने के लिए। अब ये 2 वीडियो में हो सकता है कि एक वीडियो में हो सकता है, 2 वीडियो तो लग ही जाएगा, 1 आवर या उससे ज़्यादा ही लग जाएगा। तो बस इसको आप कन्वीनियंट मेथड्स के लिए आप इसको देखिए कैसे हो रहा है। हम सिलेबस अपने हाथ में ये लिए हुए हैं। आपका जो पूरा सिलेबस है वो पूरे सिलेबस को हम अपने हाथ में लिए हैं। 1 बाय 1 टॉपिक हम अब इसको डील कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू द फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी है फार्माकोलॉजी। अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं देखना है। फार्माकोलॉजी में ये 2 वर्ड है, फार्माकॉन और लोगस। लॉजी मतलब है लोगस से बना हुआ है। लोगस मतलब हो गया स्टडी और फार्माकॉन मतलब हो गया ड्रग। तो ये ड्रग का स्टडी है। ये फार्माकोलॉजी क्या है? ड्रग का स्टडी है। फार्माकोलॉजी मीन्स क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग। अब इसमें बेसिकली हम लोग 2 चीज और भी पढ़ते हैं। जो मेन है वो है आपका कौन कौन सा? एक है इसकी फार्माकोडायनेमिक्स, पहले देख लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, और दूसरा है फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये होता है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ठीक है। व्हाट the body does to the drug, और यहां पे है what the drug does to the body, ये होगा फार्माकोलॉजी। मतलब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अब क्या है? इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर आप देखेंगे तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में फार्माकोलॉजी में फार्माकॉन से बना हुआ, फार्माकॉन मतलब जो है वो ड्रग है और लॉजी मतलब इसका स्टडी है। ये है फार्माकोलॉजी। ये लॉजी वही है जो बायोलॉजी है, सोशियोलॉजी। लॉजी मतलब टू स्टडी और फार्माकॉन मतलब क्या है? ड्रग हो गया। तो ड्रग की स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अब ड्रग क्या हो सकता है? ड्रग क्या है? तो ड्रग की डिफिनेशन को अगर हम देखेंगे तो कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट, कोई भी ड्रग के लिए अगर हम देखेंगे, ड्रग में क्या हम देखेंगे? ड्रग का यूज होता है या तो डायग्नोसिस के लिए, ये डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। डायग्नोसिस के बाद प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, प्रिवेंशन के लिए यूज होता है, और ट्रीटमेंट के लिए। देख लेते हैं डायग्नोसिस में जैसे आप एक्सरे कर रहे हैं, एक्सरे में भी कई बार आप कंट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, जैसे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट में जैसे आप मान लीजिए कर रहे हैं, ये रेडियो ओपेक की तरह से यूज करते हैं। जैसे मान लो कि हम एक्सरे डाल रहे हैं, स्टमक में किसी को अल्सर है, तो सीधे सीधे तो हमको अल्सर का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो स्टमक की वाल है अगर एक्सरे डालेंगे तो इस तरफ से उस तरफ वो पार कर जाएगा, लगातार क्रॉस कर जाएगा। तो बेरियम सल्फेट हम दे देते हैं और बेरियम सल्फेट जैसे क्लोराइड की तरह से काम करता है, उसके जो लेयर पे जाकर के डिपोजिट हो जाता है। अब हम मतलब कंट्रास्ट का काम करता है। अब हम जब डालेंगे तो जहां जहां पे वो कटिंग हुआ होगा, मतलब अल्सर हुआ होगा, उसी के अनुसार वो बाइंड किया होगा। अब हम रेस डालेंगे तो उसका एक छाया आ जाएगा। तो रेडियो इफेक्ट डायग्नोसिस का भी काम किया, बेरियम सल्फेट रेडियो इफेक्ट तो डायग्नोसिस की तरह से काम किया, जैसे एक्सरे है। ठीक है। अब प्रिवेंशन में जैसे भी कोरोना काल चल रहा है या कभी ट्यूबरक्लोसिस की बात थी, तो उसके लिए जो वैक्सीन बन जाता है तो वो पर्टिकुलर वैक्सीन क्या होगा? प्रिवेंशन का काम करेगा। अब कोई एंटीबायोटिक है तो वो ट्रीटमेंट का काम करेगा, ट्रीटमेंट का काम करेगा। कोई भी ड्रग है इस तरीके का एंटीबायोटिक से, जैसे वो ट्रीटमेंट का काम करेगा। तो ये प्रिवेंशन का भी काम कर रहा है, ये ट्रीटमेंट का भी काम कर रहा है और ये डायग्नोसिस का भी काम कर रहा है। तो है ड्रग। अभी ड्रग कहां से आया था? तो फार्माकॉन से आया था। अब इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो स्टडी में क्या है कि वो मतलब ड्रग क्या है, इस
प्रोसेस में अगर हम देखें बेटा, प्रेम से इसको समझो कि जो हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस है, अगर ये बेसिक लाइफ प्रोसेस अगर इफेक्ट हो रही है किसी मॉलिक्यूल से, ड्रग से, कोई केमिकल से, ठीक है, एक पर्टिकुलर डोज पे, किसी पर्टिकुलर डोज पे जो हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस इफेक्ट हो रही है, उसके स्टडी में हम अब ड्रग लाए हैं। और ड्रग का 3 हमने आपको बेसिकली बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन कुछ 3 बताया कि ये डायग्नोसिस में काम करेगा, प्रिवेंशन में काम करेगा और ट्रीटमेंट में काम करेगा। अब बेसिक लाइफ प्रोसेस जब हम स्टडी करते हैं, मतलब ड्रग का फार्माकोलॉजी की जो प्रोस्पेक्ट में बात करें, तो फार्माकोलॉजी का बेसिक लाइफ प्रोसेस से क्या मतलब है किसी ड्रग देने के बाद। अब इसकी स्टडी बॉडी के ड्रग देने के बाद बॉडी फ्लूइड में क्या है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, ये ओवर द टाइम मतलब हम इसको जब स्टडी करते हैं, मतलब बेसिक लाइफ प्रोसेस में ओवर द टाइम ब्लड में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, बॉडी फ्लूइड में कितना है, टिश्यू फ्लूइड में कितना है, ये पूरा जब स्टडी हम जब इसको करते हैं तब इसको हम बोलते हैं कंप्लीटली फार्माकोलॉजी, जो ड्रग बेस्ड पे है। ठीक, अब इसके लिए 2 अलग अलग से चीजें बना दी गई हैं, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में मतलब ये है कि ड्रग आपने खाया तो वो ड्रग खाने के बाद आपका बॉडी उस ड्रग के लिए क्या कर रहा है, तो ये हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इसको आप एडीएमई बोलेंगे, ये अलग बात हो गया, ठीक है, उसको हम आगे अभी देखेंगे, नेक्स्ट सब यूनिट में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद से फार्माकोडायनेमिक्स, तो फिर एक बार देख लीजिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब ये हुआ कि आपने ड्रग आपने लिया, अब ड्रग लेने के बाद आपका बॉडी, ये आपका ड्रग है, मान लीजिए हम ये ड्रग को खा रहे हैं, तो अब ड्रग को हम खाएंगे तो हमारा बॉडी इसके लिए क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स होगा। हमने लिया, अब इसके लिए बॉडी क्या कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कैसे इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कैसे इसको एक्सक्रीट कर रहा है, कैसे इसको मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो ये पूरी जो बातें होंगी तो ये हो जाएगा आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब हमने ड्रग ले लिया, तो अब ये ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रहा है, तब ये हो जाएगा फार्माकोडायनेमिक्स, मतलब ड्रग की डायनेमिक्स। फार्माको मतलब ड्रग में डायनेमिक्स, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो डायनेमिक्स के एक अलग पेपर पढ़ते हैं, वही ये चीज है डायनेमिक्स, ठीक है, और काइनेटिक्स का भी पेपर पढ़ते हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, तो वो काइनेटिक्स है, मतलब ड्रग का काइनेटिक्स और ड्रग का डायनेमिक्स, ये है पूरा। आगे देखते हैं, अब इसका है स्कोप, इसका स्कोप है, इसका स्कोप पढ़ना है कि क्या इसका बेसिक स्कोप है, इसका बेसिक स्कोप क्या है, फार्माकोलॉजी का बेसिक स्कोप क्या है। तो बेसिक स्कोप में जैसे इसका जैसे अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे फार्माकोथेराप्यूटिक्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेरापी मतलब कोई भी फार्माकोथेराप्यूटिक्स एजेंट आप ले लिए और किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप उसको अगर यूज कर रहे हैं तो होगा फार्माकोथेराप्यूटिक्स, मतलब उसका बेसिक एक स्कोप बन रहा है। ड्रग का पूरा जो कोर्स स्टडी आप कर रहे हैं ओवर द टाइम, जैसे आप उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोफाइल देख रहे हैं, या उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन देख रहे हैं, या उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देख रहे हैं, या एलिमिनेशन देख रहे हैं, या उसका मतलब एक्सक्रीशन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरे स्टडी करने के बाद, ठीक है, अब इसमें जैसे फार्माकोथेराप्यूटिक्स हो गया, अब जैसे अलग अलग ब्रांच की फार्माकोलॉजी हो गई, जैसे क्रोनोफार्माकोलॉजी आ गया, इसको जैसे क्रोनोफार्माकोलॉजी। तो क्रोनोफार्माकोलॉजी में जैसे मान लीजिए कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक से, मान लो कोई ड्रग है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक, जैसे दिन में हम लोग काम करते हैं, रात में सोते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लॉक है। अब उसी तरीके से दिन रात सोने में कोई ड्रग है, अब उस पर क्या हम इफेक्ट देख रहे हैं, वो बायोलॉजिकल, उसको क्रोनोफार्माकोलॉजी हम लोग बोलते हैं। अब मान लीजिए कि आप अभी हैं यहाँ पे इंडिया में है, अभी आप 5 घंटे के बाद अमेरिका में पहुंच जाए, तो अभी मान लीजिए आज अभी दिन है, दिन में ही आप चले और फिर वहां पे जाने के बाद भी आपको दिन ही मिल गया, मान लीजिए है, मतलब जो डे साइकिल है तो चेंज हो रहा है, तो फ्लाइट मेडिसिन में भी इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्रोनोफार्माकोलॉजी में क्रोनोडायनेमिक्स होता है, क्रोनोकाइनेटिक्स होता है, इस तरीके का। इसी तरीके से इम्यूनोफार्माकोलॉजी है, इम्यूनोफार्माकोलॉजी में जैसे मान लीजिए कि इम्यूनिटी के बारे में, जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला ड्रग, जैसे कोरोना में भी चल रहा है, इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाला ड्रग, जैसे कई बार आदमी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है, किसी भी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस के लिए बहुत तेज रिस्पांस करता है, तो उस केसेस में हम इसको इम्यूनोफार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये अभी हम आपको रिविजन करा रहे हैं। अब इसमें देखिए, अब दूसरा जो बात है अभी आपको देखना है, ये है इसमें अब पढ़ना है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कैसे है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कौन कौन से रूट्स हैं, तो जैसे हम देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे जैसे ओरल रूट्स हैं, जैसे हम ओरल बात कर लेंगे। अब ओरल के आसपास ही हम देख लेते हैं कौन कौन से रूट हो सकते हैं, जैसे नेजल रूट है, आकुलर रूट है, जैसे इंट्रा आकुलर रूट, नेजल रूट है, यहाँ पे जैसे ओरल रूट, फिर पेरेंट्रल रूट जो इंजेक्शन से होता है, सबक्यूटेनियस रूट, रेक्टल रूट, इंट्रावेनस रूट। पेरेंट्रल में आता है आपका
इंट्रावेनस रूट, ठीक है। अब जैसे सब लिंगुअल रूट, जैसे टंग के नीचे आपने ड्रग्स को दे दिया, ठीक है, और उसके बाद से वहीं से ले लिया, अब उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात आती है। जैसे ओरल रूट है तो इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आती है, मतलब ड्रग जाता है, जैसे इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, तो इंटेस्टाइन में जाने के बाद जैसे वो ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में रीच करेगा, मतलब ब्लड में जाएगा, उसके पहले लीवर में जाएगा, तो लीवर में बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, मेटाबॉलिज्म उसको घटाते हैं, बढ़ाते हैं और ड्रग को एक्टिव और इनएक्टिव करते हैं। मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो प्री सिस्टेमिक सर्कुलेशन से गुजरना पड़ता है, प्री सिस्टेमिक, तो उसको मतलब प्री सिस्टेमिक इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, या उसको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो ओरल है, नेजल रूट है, इंट्राऑक्यूलर रूट है, फिर आपको सबलिंगुअल रूट है, फिर बक्कल का भी रूट है, फिर इंट्रामस्कुलर रूट है, फिर इंट्रावेनस रूट है, फिर रेक्टल रूट है। तो ये सारे रूट्स हैं। अब इसमें रूट्स की सबसे जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात होती है, किसका एडवांटेजेज है और किसका डिसएडवांटेजेज है। तो देखिए जैसे ओरल रूट का अगर हम देखें तो कई कई अगर तरीके से देखें तो वो कई सारे उसके मतलब कन्वेंशनल होता है, मतलब कई सारे उसके एडवांटेजेस है। जैसे कन्वेंशनल होता है, इजीली आप उसको दे सकते हो, बहुत कन्वेंशनल होता है, इजी होता है। दूसरी बात, अगर डिसएडवांटेजेस में इसकी बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई इमेटिक्स का पेशेंट्स हो या जो कॉन्शियस में नहीं हो तो उसको नहीं दे सकते, कोई कोमा में चला गया हो तो उसको नहीं दे सकते ओरल रूट को, मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट्स को उसको कैसे दे सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसको ओरल आप दे ही नहीं सकते, जैसे मान लीजिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, एसेटोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, अमिकासिन है, केनामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, नेटिलमाइसिन है, सिसोमाइसिन है, ये सब जितने भी ड्रग्स हैं इस ग्रुप के अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को, तो मैक्सिमम इसका ओरल रूट बना ही नहीं है, इसका सॉलिड डोजेज फॉर्म कुछ है ही नहीं। ये ज्यादातर केसेस में पेरेंटरली आप इसको इंजेक्ट करते हैं, पेरेंटरली इंजेक्ट करते हैं, तो कुछ ड्रग के साथ है। अब इसी को हम लोग ओरल रूट को ज्यादातर केसेस में जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछता है या पूछेगा, वो ज्यादातर वो कंपेरिजन करना है उसको किससे, पेरेंटरल को, किसको, ओरल का पेरेंटरल से वो डिफरेंस करने के लिए पूछ रहा है, उसीलिए वो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस कर रहा है। तो अब देखिए ओरल रूट को हम लोग एंट्रल रूट भी बोलते हैं। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रल रूट, क्या बोलते हैं, एंट्रल रूट। एक मिनट, एंट्रल रूट भी इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्रल रूट, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रल रूट। अब एंट्रल रूट, अब इसके बाद से है पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट। अब देखिए कई सारे क्वेश्चंस में डिफरेंसेस आपको पूछ देगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओरल वर्सेस पेरेंट्रल। अब इसी को घुमा के पूछ सकता है। ओरल को एंट्रल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंट्रल। अब एक वर्ड बना है पेरेंट्रल, क्या बोलता है, पेरेंट्रल, 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 पेरेंट्रल। अब देखिए पर एंट्रल में क्या है, पर मतलब क्या है, बियॉन्ड है, बियॉन्ड है, ठीक है, या इसको हम बिसाइड्स भी बोल सकते हैं, बिसाइड्स, ठीक है। मतलब एंट्रल के मतलब ओरल के बिसाइड, ओरल के बियॉन्ड, तब उसको हम बोलते हैं पेरेंट्रल। एंट्रल, पर एंट्रल, एंट्रल ओरल मतलब है एंट्रल और उसी के बाद है पर एंट्रल, पर मतलब बियॉन्ड, ठीक है। तो ओरल का और पेरेंट्रल का ये डिफरेंसेस इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे। मतलब सीधे सीधे आप ड्रग्स को मतलब इंटरवेनस दे रहे हैं, पेरेंट्रल रूट्स में आप दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मस्कुलर रूट्स में भी आप दे रहे हैं, सीधे सीधे इंटरवेनस में आप दे रहे हैं, तो ड्रग की अवेलेबिलिटी अफेक्ट होगी, ये अलग बात होगी। अब अगर एडवांटेजेस की बात करें तो जो ओरल रूट है, अगर इसकी बायो अवेलेबिलिटी की बात करें, अगर इसका एब्जॉर्प्शन की इसमें क्वेश्चंस आता है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आता है, अगर ये देखें तो ये कम है, ये डिसएडवांटेज है ओरल रूट में। जबकि बायो अवेलेबिलिटी की बात करें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन की बात करें, तो सीधे सीधे हम ड्रग ब्लड में दे रहे हैं, एक ड्रग को देने के बाद वो ब्लड में रीच कर रहा है, टाइम ले रहा है, लैग टाइम जा रहा है, और सीधे सीधे यहाँ पे आपने ड्रग को सीधे सीधे इंजेक्शन के थ्रू सीधे सीधे पेरेंटल ब्लड में आपने डाल दिया। तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं पेरेंटल रूट्स के। दूसरा इसका डिसएडवांटेज पेरेंटल रूट्स की क्या है, एक बार आपने ड्रग इंजेक्ट कर दिया तो फिर ड्रग को आप रिवर्सिबली फिर कम बैक नहीं कर सकते। ओरल रूट में है कि कुछ हद तक आप रोक सकते हैं कि ड्रग अगर आपको टॉक्सिसिटी कर रहा है या आपको रिएक्शन कर रहा है, तुरंत रोकना है उसकी एक्टिविटी को, तो चलिए आपने तुरंत जो है एमेटिक ड्रग दे दिए, जो एमेसिस कर रहा है, वोमिटिंग करा देगा आपको, मतलब कुछ हद तक उसको हम रोक सकते हैं। अब यहाँ पे है तो आता है एंटीडोट आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे रुकना आसान नहीं होता है। अब इन दोनों बातों के बाद जैसे बेसिक डिफरेंसेस क्या है कि ये मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, जबकि ओरल रूट अनकॉन्शियस पेशेंट्स को नहीं दे सकते। अगर मैक्सिमम जो जैसे आपको बताते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रुप के ड्रग्स है, तो वो हम नहीं दे सकते ओरल में, लेकिन हम उसको पेरेंटल्स में दे सकते हैं,
ये मतलब बायोअवेलेबिलिटी ओरल रूट की कम होती है, बायोअवेलेबिलिटी जैसे पेरेंटल रूट की ज्यादा है। कुछ एक्सेप्शनल है, कुछ ड्रग ऐसे भी हैं जो ओरल रूट से देने के बाद भी पेरेंटल रूट के बराबर जो है बायोअवेलेबिलिटी शो करते हैं, जैसे लिवोफ्लॉक्सासिन एल्सिन 500 लुपिन फार्मास्यूटिकल्स का है, तो ये 100% बायोअवेलेबिलिटी होता है, इसलिए इसका सिंगल डोज भी आता है एल्सिन 500, ये 100% इसके बाद मतलब इसका इंटरवेनस डोज के बाद इसका बायोअवेलेबिलिटी है, इस पे आप बात करेंगे। जैसे क्लोरामफेनिकाल भी है, क्लोरामफेनिकाल का भी 100% बायोअवेलेबिलिटी है, ओरल रूट से लेने के बाद कैप्सूल आता है इसका पैराक्सिन के नाम से, तो ये है। अब इसमें जो WHO का गाइडलाइंस है, जो WHO का गाइडलाइंस है, अगर उस गाइडलाइंस के अनुसार हम बात करें, अभी नया जो है WHO का मतलब जो नया गाइडलाइंस आया है, कोर्स है हमने किया, आपको करना है तो आप भी कर सकते हैं। जैसे नीडल स्टिक इंजरी, अभी नया गाइडलाइंस WHO का आया है, मतलब जल्दी ही आया है कि आपको ज्यादातर केसेस में ओरल रूट्स को ही मतलब प्रिस्क्राइब करना है। तो इस तरीके से देखा जाए जो नया रूल है, तो ओरल रूट को आपको ज्यादा प्रिस्क्राइब करना है इन कंपेरिजन टू पेरेंटल बस अनकॉन्शियस पेशेंट के केसेस में, या बहुत ही मतलब इस तरीके के इंटेंसिव केयर हो या बहुत ही इमरजेंसी केस हो, उसी समय आप इसको पेरेंटल को यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ओरल रूट ही सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, और इस कंडीशन के आ जाने के बाद और भी ज्यादा होगा। अब इससे क्या होता है, इसे एक नया टर्म आया है नीडल स्टिक इंजुरी। नीडल स्टिक इंजुरी मतलब आप अगर इंजेक्शन लेते हैं तो आपके साथ ज्यादातर चांसेस आता है कि हेपेटाइटिस हो जाए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी की बात ज्यादा आती है। फिर ये आपके एड्स वाला जो केस है इसके साथ ज्यादा आता है, मतलब किस रूट से, पेरेंटल रूट से। तो इसलिए ये नया गाइडलाइंस है कि आप ज्यादातर केसेस में आप वही यूज करें, ओरल रूट इन कंपेरिजन टू द पेरेंटल रूट। बहुत मतलब वो हो तभी आप पेरेंटल रूट को यूज करें, तो ये सबसे ज्यादा इसका वो होगा, मतलब नया रूल है, WHO का नया गाइडलाइंस है, ठीक है। तो ये इसके सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस में है। अब इसमें दूसरा चीज है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक और भी बात आती है, वो आता है कि जैसे ओरल रूट में जिस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात आती है, प्री सिस्टेमिक, मतलब ड्रग जब जाता है तो जाने के बाद सीधे सीधे ब्लड में नहीं चला जाता है, वो लीवर से होते हुए जाता है, तो कुछ ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं और वहां तक रीच करते करते वो जितना ड्रग को पहुंचना चाहिए वहां पे वो उतना नहीं पहुंच पाता, जबकि सिस्टेमिक रूट में ऐसा नहीं होता। हालांकि ओरल रूट में कुछ और भी ऐसे ड्रग, कुछ और भी ऐसे रूट्स हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को काफी हद तक कम कर सकते हैं, जैसे सबलिंगुअल रूट है, जिसको इसे सबलिंगुअल रूट्स आ जाएगा, कुछ हद तक रेक्टल रूट्स भी आ जाएगा, जिसमें सुपोसिटरीज हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से है कि मतलब ये ओरल रूट होने के बाद जैसे बक्कल वाला भी है, बक्कल कैविटी या बक्कल का जो है, तो इसमें केस में आप देखेंगे तो ओरल रूट होने के बाद भी वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से नहीं जाता है, ठीक है। तो ये भी आप देख लेंगे। अब फिर दूसरा सिलेबस में आपने क्या है, इसको देख लें, ओरल रूट। अब ये है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फैक्टर अफेक्टिंग देम, ठीक है। अब ये आपको पढ़ना है कि एब्जॉर्प्शन, तो अगर हम एडीएमई की बात करें तो यहीं से हम आपको बता देते हैं कि क्विक रिवीजन आपको करा देते हैं एडीएमई से। जैसे मान लीजिए फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पढ़ना है, फार्माकोकाइनेटिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, फिर पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पढ़ना है मेटाबॉलिज्म और फिर पढ़ना है एक्सक्रीशन। अब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। एक है पैसिव डिफ्यूजन, क्या है, पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है। फिर इसके बाद से पैसिव डिफ्यूजन के बाद से है यहाँ पे पोर ट्रांसपोर्ट, मतलब पैसिव डिफ्यूजन से ड्रग जाता है, जैसे ड्रग का कंसंट्रेशन जैसे हम जिस साइट पे करते हैं, तो सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशन जान लीजिए। तो एब्जॉर्प्शन का डिफिनेशन ये है, द मोमेंट ऑफ unchanged drug from the site of administration to the site of target, मतलब अनचेंज ड्रग जैसे आप मैंने से एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो ड्रग जो है अनचेंज फॉर्म में रहेगा, जहां से आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहां से, और जहां से जिस रूट से कर रहे हैं वहां से लेकर के जहां तक वो एब्जॉर्ब होगा, इन पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अनचेंज ड्रग रहेगा, ये इसमें मेन चीज लिखना है, अनचेंज रहेगा। द मोमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया था और जहां तक ये एब्जॉर्ब होगा, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन में कौन कौन किस किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, पहला है पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा है पोर ट्रांसपोर्ट, फिर इसके बाद से है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी आ जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे। फिर
आयनिक ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगा, आयनिक ट्रांसपोर्ट। और पैसिव डिफ्यूजन को नॉन आयनिक ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। आयनिक ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं इसको? आयनिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आयनिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल से होता है। फिर जैसे इंडोसाइटोसिस है, इंडोसाइटोसिस है। अब आयनिक में क्या है कि दो आयन है, ये एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है। अब ये दोनों जाएंगे और ये दोनों ऐसे जुड़ जाएंगे, ये प्लस माइनस एक साथ जुड़ जाएंगे और ये लिक्विडल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस कर देंगे, प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसी में पोर ट्रांसपोर्ट है, तो ये जैसे मान लीजिए कि मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ऐसे मेम्ब्रेन आपने बना दिया, ऐसे मेम्ब्रेन आपने बना दिया। अब इस मेम्ब्रेन में ऐसे है, फिर ये मेम्ब्रेन का, अब ये इसके बीच में जो खाली जगह है इस पोर से निकल गया, तो पोर, ये पोर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, अब कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसे कैरियर्स होते हैं, जैसे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर उसको पकड़ेगा और पकड़ करके जाके दूसरे साइड में इसको छोड़ देगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी काफी हद तक उसी पे काम करता है। फिर यहाँ पे इंडोसाइटोसिस है, कोई ड्रग दिए, ड्रग देने के बाद इंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म जिस तरह से आपने पढ़ा है, तो वो ड्रग सीधे सीधे चला गया, तो इस मैकेनिज्म से भी ड्रग पार कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। अब देखिए नेक्स्ट इसमें है एब्जॉर्प्शन के बाद अब ड्रग को एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हम देख लेते हैं डिस्पोजिशन होगा। क्या होगा? डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन होगा। जैसे जब ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ड्रग को डिस्पोजिशन होना है। अब ड्रग डिस्पोजिशन में डिस्ट्रीब्यूशन होना है। अब आप कहेंगे सर ये छोड़ दिए, मैं छोड़ा नहीं हूं, यही मैं ले रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, यही आपको ज्यादातर लिखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अदर कंपार्टमेंट। जैसे ब्लड में गया, अब ब्लड से ड्रग किस में चला गया? प्लाज्मा में जाएगा, और प्लाज्मा में फिर फ्री होगा, ड्रग आया ब्लड में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद किस में जाएगा? प्लाज्मा में जाएगा। प्लाज्मा को साइलेंट रिसेप्टर भी बोलते हैं। अब ब्लड में और प्लाज्मा में उस ड्रग का इक्विलिब्रियम रहेगा, वो ड्रग आएगा प्लाज्मा में बाइंड करेगा, और फिर जितना प्लाज्मा में इससे फ्री रहेगा ब्लड में, तो वही एक्शन में जाएगा, वही फार्माकोलॉजिकल एक्शन में जाएगा। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो क्या हुआ? रिवर्सिबल होगा। अब इसके बाद से आता है जो दूसरा प्रोसेस है, एलिमिनेशन। एक तरीके का हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। तो जो ये प्रोसेस है, एक है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन हो गया, इसमें अनचेंजेड ड्रग है, अनचेंजेड मोमेंट ऑफ अनचेंजेड ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग जैसे यहाँ पे हमने बोला डिस्पोजिशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसके बाद से मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को हम लोग यहाँ पे एक नई चीज से पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिज्म को जैसे हम लोग दूसरे शब्दों में अगर यहाँ पे देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे देखें, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में दो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, और इसी मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांस, ऐसे लिखिए, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और ये है एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। तो जो एक्सक्रीशन होगा यहां पे अगर हम देखें, अगर एक्सक्रीशन जो होगा, एक्सक्रीशन, तो ये इरिवर्सिबल लॉस होगा ड्रग का, इरिवर्सिबल मतलब परमानेंट ड्रग जो है वो लॉस कर जाएगा। इसको फिर आपको एक बहुत आसान तरीके से बता देते हैं। आपने देख लिया सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, जिसमें पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट, मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर नॉन आयनिक ट्रांसपोर्ट, फिर आयनिक ट्रांसपोर्ट, फिर इंडोसाइटोसिस। अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फिर यहाँ पर भी पैसिव, मैक्सिमम ड्रग जो हम लोग का जो एब्जॉर्ब होता है पैसिव डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेज नाम सुना होगा, जो पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन वही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली एक और चीज आपको बताना था, जैसे एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या डिस्पोजिशन होगा ड्रग का। अब डिस्पोजिशन में डिस्ट्रीब्यूशन होना है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपने देखा क्या है? इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल, सॉरी, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि एक्सक्रीशन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में जैसे हमने पढ़ा एलिमिनेशन, क्या पढ़ा? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में दो पार्ट है, एक है आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है एक्सक्रीशन। क्या नाम है? एक्सक्रीशन।
और इल्यूमिनेशन क्या है, एक तरीके का इरिवर्सिबल लॉस है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग। अब इसमें देखेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, उधर क्या है, एक्सक्रीशन है। अभी इरिवर्सिबल में बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और इधर एक्सक्रीशन है, ड्रग का क्लियरेंस के लिए एक्सक्रीशन है। अब यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म भी दो तरीके का होता है और दो रिएक्शन से होता है। एक होता है फेज 1 रिएक्शन और दूसरा है फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन फेज, फंक्शनलाइजेशन फेज, और सेकंड को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन फेज, डिटॉक्सिफिकेशन फेज। फंक्शनलाइजेशन फेज मतलब जब आप ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो मेटाबोलाइज होगा, और ड्रग मेटाबोलाइज होने के बाद वो फेज 1 रिएक्शन करेगा। फेज 1 रिएक्शन मतलब वो ड्रग, कोई भी ड्रग हम देते हैं, मैक्सिमम ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जब वो लीवर में जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़े जाते हैं, तो हो जाएगा फंक्शनल फेज। और अब ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर दिया गया, एक्टिव हो गया, ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दिया, अब ड्रग को बाहर निकालना है, तब वहां पे उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए फिर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगा, फिर मेटाबॉलिज्म उसका होगा, तो ये हो जाएगा डिटॉक्सिफिकेशन फेज। वंस अगेन आप फिर समझिए, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर एक्सक्रीशन हो गया। लेकिन जो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है, इन दोनों को मिला करके क्या एलिमिनेशन है, और ये कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इसमें जो मेटाबॉलिज्म है, इसका दूसरा नाम क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बायोलॉजिकली जो ड्रग हम देते हैं उसको बायो ट्रांसफॉर्म किया जाता है। किस मैकेनिज्म से, दो मैकेनिज्म से, एक है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। फेज 1 को हम लोग बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन फेज, और फेज 2 को हम लोग बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन फेज। ये हो गया, ये आपका आ गया पूरा पूरा। अब दूसरा देखते हैं फिर क्या है आपको पढ़ना है इसमें। एब्जॉर्प्शंस के बाद आपको पढ़ना है एब्जॉर्प्शंस ऑफ ड्रग फैक्टर अफेक्टिंग देम, देन मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन। देखिए एक ही साथ ही समाप्त हो जाए। अब आइए फिर जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, देयर फिर ये दिया है देयर फैक्टर मॉडिफाइंग ऑफ ड्रग एक्शन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, डिस्कशन ऑफ। अब देखिए अब इसमें जो दिया है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड देयर फैक्टर मॉडिफाइंग, ये तो देखिए सबसे पहले जो ड्रग एक्शन है वो ड्रग एक्शन कैसे करता है, तो इसके लिए ड्रग एक्शन के लिए सबसे पहले रिसेप्टर की हम बात करें तो जैसे एक तो रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर्स होता है। अब रिसेप्टर का दो फंक्शन है, पहला तो इसका जो काम है देख लीजिए, पहला इसका काम है रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन क्या नाम है, रिकॉग्नाइज करता है किसी चीज को, लिगांड को रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए। रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर भी देखें तो एक माक्रो मॉलिक्यूल्स है, क्या है, एक माक्रो मॉलिक्यूल्स, माक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, माक्रो मॉलिक्यूल्स। ये माक्रो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स का बना होता है, काफी हद तक प्रोटीन्स का बना होता है। जैसे अब डीएनए को भी आप देखेंगे तो दे आर आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर्स, इसको जीन रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल है, लेकिन ये माक्रो मॉलिक्यूल्स होता है और ये अपने आप में एक आप आइसोमेरिज्म पढ़ोगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब कोई भी ड्रग इससे बाइंड करता है उसको हम लोग लिगांड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगांड। अब ड्रग यहाँ पे रिसेप्टर में एक बाइंडिंग डोमेन होता है, बाइंडिंग डोमेन जैसे मान लीजिए ये रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स है, अब इस रिसेप्टर में यहाँ पे ये ड्रग है, इसको हम लोग लिगांड बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बाइंडिंग डोमेन होगा, तो सबसे पहले रिसेप्टर एक माक्रो मॉलिक्यूल है, इसका मेन काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना। क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, मतलब पर्टिकुलर जो लिगांड या ड्रग बाइंड करेगा उससे, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, वो किस तरीके का मॉलिक्यूल है उसी तरीके का वो रिस्पॉन्स करेगा। अब रिकॉग्नाइज करने के बाद इसका दूसरा काम है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन क्या है, ये सिग्नल को, स्टिमुलस को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, स्टिमुलस को सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सिग्नल में, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये दो काम इसका करता है, एक तो रिकॉग्नाइज करता है और दूसरा जो है ट्रांसडक्शन करता है, ठीक है। सिग्नल को स्टिमुलस में ये कन्वर्ट करता है, कौन, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो रिसेप्टर कई टाइप का होता है, जैसे इसमें आपको मैं बता रहा हूं, एक है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिसको हम लोग GPCR भी बोलते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसका दूसरा नाम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन भी है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन। अब इसमें जो और भी ए है, इसमें एक तो आएगा आपका इसके लिए कि एक तो फास्फोलाइपेज के लिए, फास्फोलाइपेज पाथवे है, इसका फास्फोलाइपेज पाथवे है, और एक है CAMP एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। देखिए एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, ठीक है,
मतलब जिसमें एडिनाइल साइक्लेज एटीपी से CAMP बनता है, जिसमें CAMP बनता है। कैसे बनता है? एटीपी है और एटीपी से यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज होता है इसकी एक्टिविटी से, ठीक है। और दूसरा है जैसे बी इनोसिटाइल डाइफॉस्फेट, जैसे मान लीजिए फास्फोटाइडिक है, फास्फोलाइपेज ग्रुप से बनता है ये फास्फोलाइपेज, इसमें फास्फोटाइडिल है या PIP2 होता है और IP3 होता है और ये डैक के पर डाइएसाइल ग्लाइसराइल है, ठीक है। अब इसके बाद से और भी इसका रेगुलेशन है। फिर जैसे आप देखेंगे दूसरा लिगांड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, लिगांड गेटेड आयन चैनल्स। तीसरा जैसे इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं। और चौथा जैसे जीन रिसेप्टर्स होता है, जीन रिसेप्टर्स होता है। और भी आ गया जैसे टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी होता है जिसमें आपका इंसुलिन काम करता है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। तो इतने तरीके के रिसेप्टर्स हैं जो जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो गया, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे, फास्फोलाइपेज ये आ गया। फिर लिगांड गेटेड आयन चैनल जैसे सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, ये खोलता है, ओपन होता है, एक्टिविटी देता है। यहाँ पर भी जब कई सारे सेकंड मैसेंजर जब बनते हैं, जब बाइंड करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, तो कई सारे आयन चैनल खुलते हैं, कई सारे आयन चैनल बंद हो जाते हैं, ये भी देखेंगे। फिर इंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स भी होते हैं, इंजाइम इज आल्सो एक्ट एज रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे जीन रिसेप्टर्स भी होता है। जीन रिसेप्टर का मतलब जैसे कोई ड्रग है वो जीन से बाइंड करेगा, जैसे डीएनए से बाइंड करेगा, और डीएनए से बाइंड करेगा तो एक नॉर्मल डीएनए से जो नॉर्मल आरएनए बन रहा था, तो जब ड्रग बाइंड करेगा तो ड्रग बाइंडेड डीएनए होगा। अब उसके चलते अब वो नॉर्मल आरएनए नहीं बनेगा, अब वो अपने ऐसा ट्रांसक्राइब करेगा, फिर ट्रांसफॉर्म करेगा, ऐसा प्रोटीन बनाएगा। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब ड्रग को अगर हम डालें, अगर वो डीएनए से बाइंड करेगा तो ड्रग इंड्यूस डीएनए, फिर उससे इंड्यूस आरएनए, और उससे वो प्रोटीन बनेगा। अब वो जो प्रोटीन होगा वो जाएगा, जो आपको प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, जो आप वाइसलोन के नाम से जानते हैं, जैसे ओमनिकार्ड। तो ये सब क्या है? ये सब जाता है, ये जीन रिसेप्टर से काम करता है। जाएगा डीएनए से बाइंड करेगा, आरएनए बनाएगा अपने डिपेंडेंट, आरएनए के बाद वो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन जाकर के आपको वो बीमारी को सॉल्व करेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अभी मान लीजिए कि कोई अस्थमा का पेशेंट है, तो उस अस्थमा के पेशेंट में जैसे ट्राइमेसिलोन आप दे रहे हैं, ट्राइमेसिलोन दे रहे हैं, या डेक्सामेथासोन दे रहे हैं, या बेटनामेथासोन दे रहे हैं, या बेटनेसोल जो आप कहते हैं देते हैं, तो देंगे तो वो क्या करेगा? सीधे देने के बाद एक्शन नहीं करेगा, वो जाएगा डीएनए से बाइंड करेगा, डीएनए से बाइंड करने के बाद वो फिर आरएनए में अपने कन्वर्जन दिखाएगा, आरएनए के बाद वो प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन जाके आपका ट्रीटमेंट करेगा। और उस प्रोटीन का क्या नाम है? लिपोकार्टिन, लिपोकार्टिन या एनेक्सिन, इसका नाम है लिपोकार्टिन और एनेक्सिन, ANNXin, ठीक है। समझ रहे हैं? ये जीन थेरेपी है, एक तरीके का जीन थेरेपी है। हमने जीन में वो ड्रग बाइंड कराया, और बाइंड कराने के बाद फिर वो गया आरएनए में कन्वर्ट हुआ, फिर आरएनए से मतलब प्रोटीन बनाया। अब वो प्रोटीन्स क्या है? एक तरीके ग्लूकोकार्टिकॉइड मॉलिक्यूल्स आप है तो जीआरई बनाता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट है, वो क्या है? दोनों जीआरई। देखिए डीएनए है, डीएनए से फिर आरएनए है, और आरएनए से क्या है? वो प्रोटीन है। अब ड्रग आपने बाइंड कराया डीएनए से, डीएनए से आरएनए में आ गया, आरएनए से ये प्रोटीन आएगा, ये प्रोटीन क्या है? लिपोकार्टिन या एनेक्सिन है। इसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं, हमने ग्लूकोकार्टिकॉइड यहाँ बाइंड किया, जैसे मतलब बेटामेथासोन या डेक्सामेथासोन, इस तरह का ड्रग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोटीन है, प्रोटीन को हम बोलते हैं जीआरई, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट। जी ग्लूकोकार्टिकॉइड, आर से रिस्पॉन्स, ई से एलिमेंट, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब इसके थ्रू ये ड्रग्स काम करता है, ठीक है। अब ये जब जाएगा तब वहां पे काम करेगा। तो ये रिसीप्टर्स हो गया। रिसीप्टर का दो फंक्शन है, एक रिकॉग्नाइज करना, दूसरा ट्रांसडक्शन करना, जो सिग्नल को स्टिमुलस में कन्वर्ट करता है। ये दो फंक्शन है क्या रिसीप्टर? आप एक तरीके का मैक्रोमॉलिक्यूल्स है। रिसीप्टर कितने टाइप के होते हैं? तो जी प्रोटीन कपल रिसीप्टर्स होता है, जिसमें CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज के थ्रू ये काम करता है, जिसमें एडिनाइल साइक्लेज हमने बोला, एक फास्फोलाइपेज है जिसमें IP3 और डैक के थ्रू काम करता है। फिर आपका ये एंजाइम लिंक्ड रिसीप्टर है। आयन चैनल्स जो होते हैं वो लिगांड गेटेड आयन चैनल्स भी होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर भी होता है, जीन रिसेप्टर भी होता है, और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स भी होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको ये बताना है कि जो आप ये समझ रहे हैं ड्रग एक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्शन रिसेप्टर्स के लिए होगा। अब रिसेप्टर के लिए जैसे आपको एक पढ़ाया जाता है, ये तरीके का क्या है? सेल कम्युनिकेशन है। क्या है? सेल कम्युनिकेशन है। सेल कम्युनिकेशन है, सेल कम्युनिकेशन। एक सेल अपने बात को दूसरे सेल से कैसे पहुंचा रहा है, अपनी बात को कैसे पहुंचा रहा है, इसको वो सिग्नलिंग बोलते हैं।
अब ये सिग्नल्स के ही थ्रू पहुंचाएंगे। तो एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होता है और एक इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स होता है। इसी सिग्नल्स के चलते एक सेल दूसरे सेल के पास अपनी बात को पहुंचाता है। हाउ टू वन सेल इज टॉक विद अदर सेल, टॉकिंग, कैसे एक सेल्स के दूसरे सेल के बीच में टॉकिंग होती है बाय सिग्नल्स, और इस सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, और इन पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल कम्युनिकेशन। अब सेल कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स है, जैसे मान लीजिए सेल है, अब इस सेल्स के बाहर कोई चीज यहाँ बाइंड किया, अब इसको बाइंड करने के बाद ये अपना रिस्पांस दिया, या तो सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या तो सेल बड़ा हो गया, डायलेट हो गया। तो इस केसेस में अगर हम देखेंगे कंट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, तो ये सेल कम्युनिकेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है, सेल कम्युनिकेशन का पार्ट है ये सेल सिग्नलिंग। और सेल सिग्नलिंग में क्या हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं कि ड्रग एक्शन कैसे करता है। अगर कोई ड्रग बाइंड कर रहा है, किसी सेल पे क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो इसके लिए कई टेक्निक्स हैं, कई रिसेप्टर्स हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेल सिग्नलिंग या सेल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, सेल कम्युनिकेशन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा जैसे कि ड्रग एक्शन है, जैसे एक नया चीज आपको बता रहा है कि क्या सारे ड्रग रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, नहीं, ऑल ड्रग आर नॉट एक्ट बाय रिसेप्टर। कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन देते हैं, जो रिसेप्टर से बिना बाइंड किए हुए, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग्स एक्शन भी होता है। जैसे अब लैक्सेटिव में बताइए, रिसेप्टर से कोई बाइंड होता है, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन, लैक्सेटिव हो गया, कुछ हद तक पर्गेटिव हो गया, और सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें एंटासिड ले लीजिए। मतलब ये सेल के बाहर है, सेल के अंदर नहीं, एक्स्ट्रा सोलरली एक्शन देता है, सेल के बाहर ही एक्शन दे रहा है, एक्स्ट्रा सोलरली एक्शन दे रहा है। जैसे एंटासिड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मेगाल्ड्रेट है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये कहां रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये सीधे सीधे क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन हुआ कि नहीं। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनलिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग एक्शन and give briefly about non-receptor mediated drug action। ये ऐसा पूछ सकता है, differentiate the receptor mediated versus non-receptor mediated drug action। तो receptor mediated में क्या होगा, एक लिगांड होगा, एक receptor binding sites होगा, और उस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। रिसेप्टर का मेन काम होगा कि वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसको ट्रांसड्यूस करेगा, हो गया। नॉन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में जो ड्रग केमिकल जाए और सीधे रिसेप्टर से बाइंड न करे, आपको एक्शन मिल जाए। जैसे लाइगेटिव हो सकता है, लैक्सेटिव, पर्गेटिव हो सकता है, या जैसे ईडीटीए भी हो सकता है, इथाइलिन डाइमिनोटेट्राएसिकेट हो सकता है, या आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल में अगर आता है तो आता है जैसे एंटासिड, तो ये आपका हो सकता है। कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स भी हैं, जो एंटी कैंसर ड्रग्स है कई सारे ऐसे कि जो जाते हैं और सीधे सीधे एडेनिन, थायमिन और गुआनिन से बाइंड करके ही काम कर लेते हैं। जैसे एडेनिन और थायमिन, इसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड में आप पढ़ेंगे साइक्लोफॉस्फामाइड है, ई-फॉस्फामाइड है, क्लोरम्ब्यूसिल है। तो इस तरह के जो ड्रग है जिसको बोलते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट है। तो एंटी कैंसर ड्रग में एल्काइलेट, ये भी नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड ड्रग एक्शन है। तो क्या बताया कि ड्रग एक्शन में एक रिसेप्टर मीडिएटेड होगा और एक नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होगा। रिसेप्टर मतलब जरूरी होगा और एक में रिसेप्टर नहीं जरूरी होगा, तभी भी एक्शन आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी रिसेप्टर्स हैं, एक तीसरा टाइप का, एक रिसेप्टर मीडिएटेड, एक नॉन रिसेप्टर। जैसे कुछ रिसेप्टर जैसे साइलेंट रिसेप्टर, कुछ करता ही नहीं है। जैसे आपने ड्रग लिया, ड्रग लेने के बाद सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड में पहुंचा, ब्लड में पहुंचने के बाद वो प्लाज्मा के पास पहुंच गया, तो प्लाज्मा में कोई एक्शन तो होता नहीं है। प्लाज्मा क्या करता है, ड्रग को लेकर बस प्रोसेस करता है। ड्रग को लेगा और फिर अपने कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ले लेगा और फिर धीरे धीरे उसमें से छोड़ता रहता है, रिजर्वायर का काम करता है। तो इस तरीके के साइलेंट रिसेप्टर्स हो गया कौन, प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इज एक्ट एज अ साइलेंट रिसेप्टर, प्लाज्मा इज एक्ट एज अ साइलेंट रिसेप्टर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अब इसमें है आपका सिलेबस मेरे हाथ में है, अब हम पेज नहीं लिए हैं, सीधे सीधे आपको बता रहे हैं कि सिलेबस में क्या है। अब पढ़ रहा है कि जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। और मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन में जैसे मान लीजिए एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग को मतलब इफेक्ट कर सकते हैं, सीधे सीधे अब हम आपको बताते जा रहे हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन, ड्रग का एब्जॉर्प्शन अगर कम होगा, ज्यादा होगा, इस केसेस में जैसे मान लीजिए कोई ड्रग ले रहे हैं, मैक्सिमम ड्रग अगर एंटासिड के साथ दे दिया जाए तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, या मान लीजिए कोई एसिडिक ड्रग है, बेसिक इन्वायरमेंट में उसको छोड़ रहे हैं तो उसका बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन भी क्या है, ड्रग के एक्शन को कम बेस कर सकता है, ज्यादातर केसेस में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट को हम देख ले रहे हैं। कोई डिजीज कंडीशंस है, कोई डिजीज कंडीशंस है, जैसे मैक्सिमम ड्रग लीवर में जाकर के वो किडनी में भी जाकर के वो मेटाबोलाइज होते हैं, और किसी को किडनी डिसऑर्डर है या पहले से लीवर डिसऑर्डर है तो ड्रग को वो इफेक्ट करेगा, एक ये भी फैक्टर हो गया। एक है आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन मतलब एक इंडिविजुअल मतलब इफेक्ट होता है, मतलब पॉपुलेशन में कोई ड्रग आप दे रहे हैं,
तो कुछ लोगों को वो रिएक्शन नहीं करता है, कुछ लोगों को वो रिएक्शन कर जाता है। तो इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी आता है, इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, ध्यान से सुनिए, इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी, सेम ड्रग अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग रिस्पॉन्स करेगा, तो इस तरीके का हम बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। आइडियोसिंक्रेसिक रिएक्शंस भी हो सकता है, डिजीज कंडीशंस भी इसको अफेक्ट कर सकता है। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, इंटर इंडिविजुअल इनवेरिएबिलिटी, ठीक है, फिर डिजीज कंडीशन है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इसके साथ जो सबसे बेस्ट फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप इसको भूलिए मत। अब सबसे नंबर 1 पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ले लीजिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिजीज कंडीशन, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, मतलब एक तरीके का जीन रिएक्शन है। मतलब कुछ लोगों में वो जीन होता ही नहीं है, वो उसको ड्रग्स को एक्टिव करने के लिए, ठीक है, तो या उसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर देता है, तो इस तरीके के रिएक्शन को बिजेरी रिएक्शन भी बोलते हैं, बिजेरी या आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके के बात हम इसमें देखेंगे। तो ये सारे के सारे ड्रग जो है, एज, क्या एजिंग फैक्टर है, सेक्स, मेल है फीमेल है, क्या एज है इसका, मतलब जो छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, 1 to 10 ईयर है, इस तरीके से है। फिर पेडियाट्रिक जैसे हम बोल देते हैं, या जेरियाट्रिक है। तो इस तरीके से अलग अलग एंजाइम एक्टिवेशंस होते हैं, अलग अलग एंजाइम का फंक्शंस होते हैं, जैसे माइक्रोसोमल एंजाइम, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। तो इस तरीके के छोटे बच्चों में भी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम शुरू में नहीं रहते हैं, तो इस तरीके से अफेक्टेड नहीं होता, ये हम देखेंगे। फिर जब बहुत ज्यादा एजिंग में चले जाते हैं, अगर जेरियाट्रिक हो गए 80 ईयर, 90 ईयर, 100 ईयर, तो इस केसेस में क्या है, ड्रग्स को आपको डोज ज्यादा देना पड़ता है, उतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं होता। तो ये सारे इफेक्ट हुआ ना, कौन कौन से? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर इसके बाद से आपका बायो अवेलेबिलिटी, फिर आपका डिजीज कंडीशन, फिर आपका आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, मतलब वो जेनेटिक रिएक्शन, ठीक है, एज मतलब किस एज का ग्रुप का वो है, फिर सेक्स, मेल है फीमेल है, जैसे हार्मोनल जो मतलब मेल्यू होते हैं, ये भी ड्रग को अफेक्ट करते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हाउ टू ड्रग इज एक्ट, ये भी बता दिए। फिर ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो ड्रग के एक्शन को मतलब अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, तो इसमें आ जाएगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, बार बार बता रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर इसके बाद बायो अवेलेबिलिटी, डिजीज कंडीशन, फिर आपका ये आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, एज एंड देन सेक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इसमें आपको पढ़ना है डिस्कशन ड्रग शुड बी एम्फसाइज्ड इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अब आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग मतलब जो ड्रग है वो किस किस क्लास में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जैसे एड्रीनर्जिक ड्रग, कौन कौन से ड्रग्स है, अब ध्यान से आप सुनते जाइए। जैसे एड्रीनर्जिक ड्रग, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करने वाले ड्रग, मतलब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होना, जैसे एड्रीनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग, जैसे एड्रेनलिन को इफेक्ट करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन को इफेक्ट करने वाले ड्रग एड्रीनर्जिक ड्रग हो गए। उसका एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग जैसे प्रोपेनोलाल, जैसे अब सिंपैथोमाइमेटिक्स जो बोलते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग को हम लोग सिंपैथोमाइमेटिक्स बोलते हैं, जैसे एड्रेनलिन है, नाड एड्रेनलिन है, डोपामीन है, सालबुटामॉल है, सालमेट्राल है, फार्मेट्राल है, टर्बुटालिन है, फिनाइल प्रोपाइलामीन है, जाइलोमेटाजोलिन है, ऑक्सीमेटाजोलिन है, नेफाजोलिन है, एम्फेटामीन है, ये सब आप देखेंगे। एम्फेटामीन होगा है, फिर आपका एनोरेक्सिक एजेंट जो भूख को कम करते हैं वो भी सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स होते हैं। फेनफ्लुरामीन, डेक्सफेनफ्लुरामीन, जैसे एक और ड्रग आता है जो यूटेराइन मसल को रिलैक्स करता है, आइसोक्सुपुरिन, मार्केट में डुवोडोलान के नाम से आता है। रिटोड्रीन मतलब एबॉर्शन को रोकने के लिए या हैबिचुअल एबॉर्शन हो रहा है, यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए ड्रग दिया जाता है, आइसोक्सुपुरिन, जिसको डुवोडोलान के नाम से मार्केट में आता है, रिटोड्रीन। ये सब सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग है। इसी तरीके से एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग, एटिनोलाल, प्रोपेनोलाल, मेट्रोपोलाल, बिस्प्रोलाल, लेबेटोलाल, कार्बिडोलाल, ये सब ड्रग एंटी एड्रीनर्जिक। दूसरा मतलब एड्रीनर्जिक, एंटी एड्रीनर्जिक, हम अब सीधे सीधे बोलते जाएंगे, आप एग्जांपल लेके याद रखते जाइए। देखिए पहला जैसे हम सीधे से ले रहे हैं, सीएनएस से ही ले रहे हैं, इसमें कौन कौन से ड्रग है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में, तो सबसे पहले आपका एड्रीनर्जिक ड्रग, फिर उसका एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। एंटी एड्रीनर्जिक का आपको मैं एग्जांपल बता दिया हूँ, एड्रीनर्जिक मतलब सिंपैथोमाइमेटिक, इसका भी एग्जांपल बना दिया हूँ। फिर जैसे मान लीजिए पैरासिम्पैथेटिक के लिए तो ड्रग दैट कोलिनर्जिक ड्रग, जैसे वो एड्रीनर्जिक है उस तरह से कोलिनर्जिक ड्रग। अब कोलिनर्जिक में से एसिटाइलकोलिन आ जाएगा,
पिलोकार्पिन भी आ जाएगा, मेथाकोलिन भी आ जाएगा, तो ये सब है, मेथाकोलिन भी आ जाएगा। अब एंटीकोलिनर्जिक में एट्रोपिन आ जाएगा, मेथाकोलिन आ जाएगा, पारेंजिपिन आ जाएगा, डाइसाइक्लोमीन आ जाएगा, प्रोपेंथेलिन सोडियम आ जाएगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा, प्रोपेंथेलिन सोडियम आ जाएगा, है, ये सब सारे ड्रग्स आ जाएंगे एंटीकोलिनर्जिक्स में। अब तीसरा है गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट आ जाएगा, डेक्सामेथोनियम, जैसे उधर अब देखेंगे है। अब जैसे पैरालाइटिक ड्रग आ जाएंगे, ये आपका दूसरा जो पेरिफेरली मतलब मसल रिलैक्सेंट आ जाएंगे, क्लोरोजोक्साजोन आ जाएगा, बैक्लोफेन आ जाएगा, मेफनासिन आ जाएगा, डी ट्यूबरकुलारिन सबसे बेस्ट है, डी ट्यूबरकुलारिन, ये आप याद रखेंगे, डिप्लोमा में है, ज्यादा हम आपको नहीं बता रहे। डी ट्यूबरकुलारिन जैसे ड्रग आ जाएगा, डी ट्यूबरकुलारिन, सक्सामेथोनियम, डेकामेथोनियम, क्लोरोजोक्साजोन जो आपके फ्लेक्सान एमआर में आता है, तो ये आप याद कर लीजिए। फिर इसके बाद से हम चलते हैं, अब इसके बाद से जैसे लोकल एनेस्थेटिक्स में ड्रग्स आ जाएंगे, एनेस्थेटिक्स आ जाएगा, लोकल एनेस्थेटिक्स आ जाएगा। एनेस्थेटिक्स में जैसे आपका प्रोपोफॉल आ जाएगा, प्रोपोफॉल है, या आपका थियोपेंटिन सोडियम आ जाएगा, केटामीन आ जाएगा, मिडाजोलाम आ जाएगा। फिर इसके बाद से लोकल एनेस्थेटिक्स में आ जाएंगे। ये सारे हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो चैप्टर है वो आपका क्या है, क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल, जैसे ज़ैलोकेन है, ये आपका ये प्रोकैनामाइड, ये स्टेरॉइड्स में जो आप पढ़ रहे थे। फिर इसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं सीएनएस में, ये भी है। अब सीएनएस में जैसे मान लीजिए कि जैसे ये ड्रग्स आ जाएंगे आपके सीएनएस स्टिमुलेंट्स आ जाएंगे, पेंटाइलिन टेट्राजोल आ जाएगा, स्ट्राइचिन आ जाएगा जो नक्स भूमिका से निकाला जाता है, स्ट्राइचिन, ब्रूसिन आ जाएगा, स्ट्राइचिन और ब्रूसिन आ जाएगा, पेंटाइलिन टेट्राजोल आ जाएगा जो सीएनएस स्टिमुलेंट का काम करता है, और ये एनालेप्टिक्स भी है, क्या है, एनालेप्टिक्स भी। फिर इसके बाद से और भी ड्रग्स हैं, जैसे एंटीसाइकोटिक्स आ जाएगा, एंटीसाइकोटिक में क्लोरोप्रोमाजिन आ जाएगा, लार्जेक्टिल के नाम से मार्केट में आता है, ओलेंजापाइन आ जाएगा, क्लोजापाइन आ जाएगा, हेलोपेरिडोल आ जाएगा, डोपेरिडोल आ जाएगा, थियोथिक्सिन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। फिर एंटी डिप्रेसेंट आ जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट फार्माकोलॉजी में आ जाएगा, मतलब क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे हैं। अब एंटी डिप्रेसेंट में एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, रियोटेक इनहिबिटर जैसे एमिट्रिप्टाइलिन आ जाएगा, इमिप्रामिन आ जाएगा, फ्लुक्सेटिन आ जाएगा, सर्टारलिन आ जाएगा, बस इतना ही जानिए, दो एक एग्जाम्पल जानिए। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर भूल गया, भूलिए मत, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। एडिनर्जिक, एंटी एडिनर्जिक, एडिनर्जिक, एंटी एडिनर्जिक, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, फिर गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट, फिर मसिल रिलैक्सेंट, क्या है, मसिल रिलैक्सेंट, फिर इसके बाद से सीएनएस स्टिमुलेंट, फिर सीएनएस डिप्रेसेंट के केसेस में एंटी डिप्रेसेंट जो आता है, वो जो भी आपके इमिप्रामिन, इमिट्रिप्टाइलिन, ये सब मैं बताया हूँ, ठीक है, या फ्लुक्सिटीन बताया हूँ। फिर एंटीसाइकोटिक, एंटीसाइकोटिक में आपको मैं क्लोरोप्रोमाजिन बताया हूँ, हेलोपेरिडाल बताया हूँ, डोपेरिडाल बताया हूँ, क्लोजापाइन बताया हूँ, ओलेंजापाइन बताया हूँ, ये सब आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से एंटी एपिलेप्टिक्स आ जाएगा। एंटी एपिलेप्टिक्स में कौन कौन से ड्रग आ जाएंगे, जैसे फेनिटोनिन आ जाएगा, इथोसक्सीमाइड आ जाएगा, बल्प्रोएट आ जाएगा, बल्प्रोइक एसिड आ जाएगा, कार्बेमेजिपिन आ जाएगा, ऑक्स कार्बेमेजिपिन आ जाएगा, बिगावेट्रिन आ जाएगा, ये सब ड्रग आ जाएंगे आपके एंटी एपिलेप्टिक्स, ये एंटी एपिलेप्टिक्स में। फिर एंटी पार्किंसोनियन आ जाएगा, लिवोडोपा आ जाएगा, कार्बिडोपा आ जाएगा, लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा, इस तरह के ड्रग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे एंटी एल्जाइमर आ जाएगा, पैरासिटाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पैरासिटाम, नाम सुने होंगे, पैरासिटाम, इस तरीके के ड्रग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से हम सीएनएस से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, सीएनएस से थोड़ा, अब जैसे ऑटोक्वाइड्स आ जाएंगे। ऑटोक्वाइड्स मतलब H1 रिसेप्टर, जैसे एंटी एलर्जिक में जो आप पढ़ रहे थे, सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन, क्लोरोफेनेरामिन, मेलिएट, ये सब ड्रग्स आ जाएंगे, ये सब ड्रग्स आ जाएंगे। 1 by 1 हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। फिर रेस्पिरेशन पे ड्रग, एंटी रेस्पिरेटरी ड्रग्स आ जाएंगे, सॉरी रेस्पिरेटरी ड्रग अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, तो इसमें साल्बुटामॉल, साल्मेट्रॉल, फार्मेट्रॉल, ये सब ड्रग्स आ जाएंगे पूरा। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करने वाले ड्रग्स आ जाएंगे, जैसे एंटी अल्सर एजेंट आ जाएंगे, पेंटेब्राजोल, रेनिटिडीन, ये सब ड्रग्स आ जाएंगे, समझ रहे हैं। इस तरह एक एक एग्जांपल आपको देते जाना है, इसका क्लासिफिकेशन आपको लिखते जाना है। और जैसे एंटीमिटिक्स भी आ जाएगा, जैसे मिटोक्लोप्रामाइड जो आप मेरी नाम के नाम से आप जानते हैं, तो ये सब ड्रग्स आ जाएगा। फिर लग्जेटिव्स भी आ जाएंगे, परगेटिव्स भी आ जाएंगे। फिर अगर आप देखें तो और भी ड्रग्स जो हैं, जैसे ब्लड फार्मिंग एजेंट में हिमेटिनिक्स भी आ जाएगा। तो इतना काफी है आपके लिए, मतलब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में आपको मैं इतना बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद से है फर्स्ट, अब क्विक होगा आपका क्लासिफिकेशन।
डिस्कस द ड्रग टू एम्फसाइज ऑन द फॉलोइंग। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन से ड्रग एक्शन करते हैं? अब इसमें जैसे एक है जनरल एनेस्थेटिक, तो जनरल एनेस्थेटिक, फिर इसके बाद से एडजंक्ट एनेस्थेटिक। अब जनरल एनेस्थेटिक में जब मतलब जो वो ड्रग जो आपको कन्वेंस मतलब जैसे आपके ब्रेन को, जैसे जो ब्रेन का स्टिमुलस है, मतलब जो सिग्नल्स है, सेंसरी रिस्पांस है जो सेंसरी रिस्पांस और मोटर रिस्पांस के थ्रू वो हो रहा, तो उसको हम रोक देते हैं। और खास करके इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई फेजेज आएगा, जैसे डिलीरियम वाला आपको पढ़ाया गया होगा, या जो भी है अलग अलग फेजेज आएंगे जब हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले एक फेजेज है जैसे एडजंक्ट टू एनेस्थीसिया, मतलब एडजंक्ट एनेस्थीसिया मतलब जैसे आप समझ लीजिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हम करते हैं। जैसे एडजंक्ट मतलब जो एनेस्थीसिया है, जो एनेस्थेटिक एजेंट देंगे उसके लिए हम एडजंक्ट देंगे। मतलब एडजंक्ट मतलब जैसे मान लीजिए एस्पिरेशन हो रहा है, जैसे आपको कोई चीज है, आपके लंग में कोई चीज जा रहा है और जाने के बाद वो सीधे कॉफिंग होता है उसको निकालने के लिए, तो उस तरीके का हम ड्रग दे देंगे कि वो प्रॉब्लम अगर एनेस्थेटिक दे रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में आप गए तो वो आपको सही से रहे। या बार बार आपका सेक्रेशन हो रहा है तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे देंगे, जैसे एट्रोपिन दे देंगे, तो क्या करेगा, सेक्रेशन को कम कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जैसे सोडियम को हम लोग देते हैं, या ये थियोपेंटेन सोडियम को भी दे देते हैं, ये प्रोपोफॉल्स को भी दे देते हैं। प्रोपोफॉल को जैसे इंटरवेनस एनेस्थेटिक में भी आता है, क्या ये इंटरवेनस एनेस्थेटिक्स में आता है। कीटामीन भी दे देते हैं, थियोपेंटेन सोडियम भी दे देते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए मतलब मेन ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में भी हम लोग देते हैं। कुछ बारबिटुरेट दे देंगे, बेंजोडाइजेपिन्स दे देंगे ताकि आप काम रहे, शांत रहे, ऑपरेशन थिएटर में आराम से आपका ऑपरेशन हो सके। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में ये सब हम लोग ड्रग देते हैं, जैसे एंटीकोलिनर्जिक दे देंगे, बारबिटुरेट्स दे देंगे, आपका बेंजोडाइजेपिन्स दे देंगे, इस तरीके के ड्रग्स हम आपको देते हैं। फिर इंटरवेनस एनेस्थेटिक्स है। इंटरवेनस एनेस्थेटिक में जैसे एग्जांपल्स जैसे आपको याद रख लेना क्विक रिवीजन के लिए, जैसे कौन सा प्रोपोफॉल हो जाएगा, कीटामीन हो जाएगा, थियोपेंटेन सोडियम हो जाएगा, है तो ये ड्रग आता है, ठीक। इसके बाद एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है और नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। अब एनाल्जेसिक में देखिए, एनाल्जेसिक में बेसिकली अगर आप देखें तो जिसमें से पहले नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी हम लोग बात करते हैं, जैसे मार्फिन है, इसकी हम लोग बात करते हैं, जैसे ट्रामाडोल है, डेक्स्ट्रोप्रोपाक्सिफेन है, ये है एनाल्जेसिक्स में जो पेन को कम करे। एक होता है हम लोग की बॉडी में सब्सटेंस पी, क्या नाम है, सब्सटेंस पी, जो पेन करता है, ठीक है। और पेन के लिए ये सब्सटेंस पी तो है ही है, एक और होता है PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये हम लोगों को पेन करता है, तो इसको ये कम करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी मतलब हम लोग इसको काम करते हैं। जो थ्रेशोल्ड होता है ना पेन का, उसको ये कम कर देता है, नार्कोटिक्स वाले खास करके। कुछ और भी ऐसे हैं जो नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स हैं, जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल भी कुछ हद तक, एसिटामिनोफेन भी कुछ हद तक एनाल्जेसिक करता है, एंटीपायरेटिक होने के बाद ये एनाल्जेसिक भी है, ठीक है। कुछ हद तक आपका एस्प्रिन भी, कुछ हद तक आइब्रूफेन भी, इस तरीके के ड्रग्स को जो पेन को कम करता है वो एनाल्जेसिक होता है। तो ये हो गया एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक के बाद एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम कर डिफरवेसेंट होता है, डिफीवरवेसेंट इसको हम बोल सकते हैं। जैसे इसमें सबसे ज्यादा आता है आपका पैरासीटामॉल। हालांकि कुछ ड्रग ऐसे जो मतलब पेन हम लोगों को जो होता है, पेन के बाद जो हम लोगों को फीवर आता है, ये क्या सब मेडिएटर्स हम लोगों को बन जाते हैं बॉडी में, मतलब इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स बनते हैं। ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ही हम लोगों को कहीं न कहीं से पेन या फीवर करते हैं। यही इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर स्वेलिंग, रेडनेस, पेन और हीट करता है। तो काफी हद तक जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी होते हैं वो इसमें काम करते हैं, एंटीपायरेटिक में। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया जो है एसिटामिनोफेन या पैरासीटामॉल की हम बात करते हैं। अब इसमें दिया है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मतलब पहले ये समझ लेना है कि क्यों नॉन स्टेरॉयडल लगाया। देखिए मैक्सिमम जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स है वो स्टेरॉयडल इन नेचर है। तो कोई एस्टेरॉयडल भी पहले पढ़ ले तब आपको नॉन स्टेरॉयडल आप कभी भूलेंगे नहीं। पहले एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी पढ़ लेते हैं, फिर नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी पढ़ लेंगे। एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी में क्या है, जैसे डेक्सामेथासोन हो सकता है, ट्राइएमिसिलोन हो सकता है, बेटामेथासोन हो सकता है, बेटासाल के नाम से जो आता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, ये स्टेरॉयडल ड्रग्स है। अब वो नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स कौन से हैं? नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स में अब शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आइब्रूफेन है, इसको आइसोब्यूटाइल, आई से आइसो है, बी से ब्यूटाइल है, अब पी से प्रोपियानिक एसिड है। आइसोब्यूटाइल प्रोपियानिक एसिड का दूसरा नाम है आइब्रूफेन। अब एक बार और सुन लीजिए क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुन लोगे, आई नो वेरी वेल। आइसोब्यूटाइल प्रोपियानिक एसिड का ही दूसरा नाम है आइब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, ऐसे लिखते हैं आइबुप्रोफेन, इसलिए हम उनको पढ़ते हैं आइबुप्रोफेन, ठीक है, आइबुप्रोफेन, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल प्रोपियानिक एसिड, इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी होता है, जैसे एस्प्रिन हो गया,
एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स भी होता है। कौन? मैं एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉयडल बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताया कौन सा, आइब्रूफेन, फिर आपको बताया एस्प्रिन, फिर बताया एसिलोफिनेक, फिर बता रहा हूं आपको डिक्लोफिनेक, फिर आपको बताऊंगा नेप्रोक्सीन है। क्या नाम है? नेप्रोक्सीन। क्या नाम है? नेप्रोक्सीन। ठीक है। मेफेनेमिक एसिड, ये एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है। फिर आपका ये आ जाएगा आपका निमोसोलाइट। क्या नाम है? निमोसोलाइट। फिर सेलिकॉक्सिब, रेफिकॉक्सिब, इटरोडिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब, ये सब एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर आपको रिवीजन करा देना चाहता हूं। एसिटाइल सिलिक एसिड में एस्प्रिन याद रखिए, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आप डिक्लोफिनेक, एसिलोफिनेक याद रखिए, प्रोपियानिक एसिड डेरिवेटिव में आइसोब्यूटाइल प्रोपियानिक एसिड मतलब आइब्रूफेन को याद रखिए, एंथ्रानिलिक एसिड में मेफेनेमिक एसिड आप याद रखिए। ठीक है। प्रिफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स में आपका निमोसोलाइड को भी आप याद रखिए। ठीक है। फिर आप नेप्रोक्सीन को भी आप याद रखिए, नेप्रोक्सीन, नेफोपाम भी आजकल एक आया है, नेफ्रोपाम, इट्रेडोलेक, एक और रहेगा कैट्रोलेक। क्या नाम है? कैट्रोलेक। कैट्रोलेक कैट्राल के नाम से मार्केट में आता है, तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है। सेलिकॉक्सिब, रेफिकॉक्सिब, इसको भी याद रखिए। यह है नॉन स्टेरॉयडल। ये कैसे काम करता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी का सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। एक हम लोग के बॉडी में जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड। यहाँ पे एक एंजाइम होता है फास्फोलाइपेज, बहुत इंपॉर्टेंट है फास्फोलाइपेज, और यहाँ पे ये बनता है एराचिडोनिक एसिड, एराचिडोनिक एसिड। एराचिडोनिक एसिड में यहाँ पे एक लाक्स पाथवे चलता है और एक यहाँ पे कॉक्स पाथवे, साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, और यहाँ पे लाक्स मतलब लिपोऑक्सीजनेज पाथवे, ये बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन और ये बनाता है ल्यूकोट्रांस। जब हम ड्रग देते हैं एस्टेरॉयड जब ड्रग देते हैं जैसे डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, तो वो फास्फोलाइपेज को रोक देता है। जब फास्फोलाइपेज को रोक देता है एराचिडोनिक एसिड नहीं बनता है, फिर ना लैक्टोट्राइन बनता है ना प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा तो क्या होगा? आपको इन्फ्लेमेशन होगा, पेन होगा, फीवर होगा, स्वेलिंग होगा। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर आप ये दे दें स्टेरॉयडल ड्रग आप दे दें तो फास्फोलाइपेज एंजाइम को रोक देगा, और फास्फोलाइपेज एंजाइम को रोक देगा तो एराचिडोनिक एसिड नहीं बनेगा। एराचिडोनिक एसिड का दूसरा नाम है इकोसोनोइड है, इकोसेनोइड, इसको बोलते हैं इकोसोनोइड। इकोस मतलब होता है 20, C20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, C20 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये एसेंशियल एक फैटी एसिड है, एसेंशियल फैटी एसिड में आता है। लिनोलेनिक एसिड के नाम से लोग उसी के डेरिवेटिव से बनता है इकोसोनोइड, C20 कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स है। अब ये टूटता है तो कॉक्स के प्रेजेंस साइक्लोऑक्सीजनेज है और यहाँ पे लाक्स है। अब यहाँ पे देखिए लाक्स को रोकने के लिए जो मोन्टाइल आप आजकल खा रहे हैं सर्दी में, या कई लोग सर्दी हो जाता है तो मोन्टेलुकास्ट, नाम याद रखिएगा, मोन्टेलुकास्ट ये लाक्स को रोकता है। लाक्स मतलब ल्यूकोट्राइन नहीं बनेगा। ये क्या करता है? ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट थोड़ा करता है, ये ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब अस्थमा के पेशेंट को यही ज्यादा दिया जाता है, या जब किसी आदमी को ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है तो मोन्टायर लियोसिट्रेजिन के साथ दे दिया जाता है, मोन्टायर एलसी, मोन्टेलुकास्ट प्लस लियोसिट्रेजिन। यहाँ पे देख लीजिए ये कॉक्स इनहिबिटर है, तो यहाँ पे अगर हम विफल रहते हैं मतलब यहाँ पे स्टेरॉइड नहीं देते हैं, स्टेरॉइड देकर के हम रोक सकते हैं एक स्टेप पहले ही, मतलब ये बनना है इसके एक स्टेप पहले हम रोक सकते हैं। लेकिन जो स्टेरॉइडल ड्रग्स होता है इसके बहुत सारे मतलब एडवर्स इफेक्ट है। ये मतलब हाइपरटेंशन काज करता है, कुशिंग सिंड्रोम काज करता है, डायबिटीज मेलिटस काज करता है, ऑस्टियोपोरोसिस ये काज करता है, वुंड को हीलिंग में ये दिक्कत करता है, सुपर इन्फेक्शन करने का काज करता है, बफेलो टाइप का हम्प कर देता है, कुशिंग सिंड्रोम जो बोल रहे थे वो हो जाएगा। तो इसके चलते हम इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं। पहले वाला स्टेरॉइड है जो डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन, यहाँ पे कॉक्स को देते हैं, कॉक्स को रोकने के लिए, तो वही एस्प्रिन दे देंगे, आइब्रूफेन दे देंगे, डिक्लोफिनेक दे देंगे, एसिलोफिनेक दे देंगे, साइक्लोफिनेक दे देंगे, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में फेनेमिक एसिड दे देंगे, निमोसोलाइड दे देंगे, तो ये सब आएगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये देख लीजिए आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैं आपको बता दिया। कुछ नहीं करना है, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होता है, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है फास्फोलाइपेज एंजाइम, फास्फोलाइपेज एराचिडोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एराचिडोनिक एसिड दो पाथवे चलाता है, एक साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे, एक लाक्स लिपोऑक्सीजनेज पाथवे। जो साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे चलाता है उससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, वही हम लोगों को फीवर, पेन, स्वेलिंग ये सब करता है, ठीक है। और जो लाक्स पाथवे चलता है तो उससे ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, एकदम प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन न बनने के लिए आइब्रूफेन देंगे तो कॉक्स को रोक देगा, जब कॉक्स को रोक देगा मतलब एराचिडोनिक एसिड है, उसके बाद से क्या है, कॉक्स है। तो एराचिडोनिक एसिड कॉक्स के प्रेजेंस में मतलब ये एंजाइम है साइक्लोऑक्सीजनेज और एराचिडोनिक एसिड उसका सबस्ट्रेट है, सब सबस्ट्रेट हो गया एराचिडोनिक एसिड
और एंजाइम हो गया साइक्लोऑक्सीजनेज। तो एंजाइम प्लस सब्सट्रेट इक्वल टू प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो इसको रोकने के लिए मतलब जो एंजाइम अगर हम रोक दें तो सब्सट्रेट से बाइंड नहीं करेगा, तो इसके लिए ड्रग आता है एस्पिरिन, या वही नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जितने भी आपको मैं एग्जांपल में बताता हूं। एस्पिरिन, इंडोमेथासिन याद रख लीजिएगा, इंडोमेथासिन, इसको इंडोलेस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है, ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ज्यादा टाइम दे दिया। तो नाउ आई एम कवर द जनरल एनेस्थेटिक, एडजंक्ट एनेस्थेटिक, मतलब जिसको पेरी एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में बोलते हैं, यूज करते हैं एनेस्थेटिक देने से पहले। क्या उसको हम एडजंक्ट एनेस्थेटिक देंगे ताकि उसको और सफल बनाए। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में जैसे बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, बारबिटूरेट्स दे सकते हैं, मतलब आपको एट्रोपिन भी दे सकते हैं, थियोपेंटिन सोडियम भी कुछ हद तक देते हैं। फिर इंट्रावेनस एनेस्थेटिक में प्रोपोफॉल, फिर सोडियम सोडियम के लिए जो बताता है प्रोपोफॉल है, थियोपेंटिन सोडियम है, कीटामीन है, ये आप देख लेंगे। फिर एनाल्जेसिक बता दिया आप लोगों को, मतलब नार्कोटिक भी बता दिया, नॉन नार्कोटिक्स भी बता दिया है। नॉन नार्कोटिक्स मतलब अदर देन नार्कोटिक्स के, ठीक है, वो आ गया। फिर एंटीपायरेटिक्स भी मैं आपको बता दिया, जैसे पैरासिटामोल, ये सब हो गया। नॉन स्टेरॉयडल का एग्जांपल बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया। नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक में मार्फिन है, कोडीन है, जैसे इस तरह के आते हैं, ठीक है। तो मार्फिन, कोडीन है, इस तरह के थियोबिन यूज का डेरिवेटिव्स है, तो ये आप यूज कर सकते हैं एनाल्जेसिक्स में। फिर है एंटी रूमेटिक ड्रग। अब एंटी रूमेटिक ड्रग में एक आता है डेमार्ड, डेमार्ड याद रखिए, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, डेमार्ड याद रख लीजिए, ठीक है। डेमार्ड डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, ये है आपका एंटी रूमेटिक। अब एंटी रूमेटिक क्या है? एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसको हम लोग यूज करते हैं, जैसे अभी मेथोट्रेक्सेट को भी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जो एंटी कैंसर भी है, लेकिन इस डोज पे ये यूज होता है कौन सा? डिजीज मॉडिफाइंग, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, DMARD, ध्यान से देखिए, DMARD, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब आपके बॉडी में दो चीज है, एक सेल्फ है और एक नॉन सेल्फ है। सेल्फ मतलब कि खुद आपके ही सेल्स में आपका अपना खुद का सेल अपने सेल्स के लिए कोई भी फौरन नहीं, मतलब झगड़ा नहीं करता, लेकिन जब आपका खुद का सेल अपने ही सेल को मारने लगे तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगा, मतलब देयर इज नो विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो इस तरीके के डिसऑर्डर को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका माइस्थेनिया ग्रेविस आता है, इसी में एक थायराइड का डिसऑर्डर है ग्रेव्स डिजीज, या इसका दूसरा नाम है थायरोटॉक्सिकोसिस, ये भी आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें गोल्ड के भी कुछ कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है, गोल्ड के कंपाउंड, सीधे लिखिए, गोल्ड के भी कंपाउंड्स आते हैं। लेफ्लुनोलाइड आता है, लेफ्लुनोलाइड आता है, लेफ्लुनोलाइड आता है। फिर आपका ये जो DMARD में आपका मिथोट्रेक्सेट भी कुछ हद तक इसको हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा ड्रग नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल्स में है, लेकिन है कुछ ड्रग है। इसके बाद देखिए कौन एंटी रूमेटिक ड्रग, मतलब ये है एंटी रूमेटिक में, ठीक है, जो रूमेटिज्म में यूज होता है। रूमेटिक फीवर है, जैसे किसी को टॉन्सिलाइटिस है तो रूमेटिक फीवर होता है, उस तरीके का है। फिर एंटी गाउट रेमेडीज। एंटी गाउट क्या है? अब गाउट में यूरिक एसिड जो है ये बढ़ जाता है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है ये क्रिस्टल बना लेता है। क्यों? यूरिक एसिड है और हमारी बॉडी का जो पीएच है वो ब्लड का तो स्लाइटली बेसिक है, 7.4 है। तो ये बताइए यूरिक एसिड है, ये एसिड और हमारी स्लाइटली बेस से मिलेगा, तो एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बना देगा? साल्ट बना लेगा। तो ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल बना लेता है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्यों बनता है आपको इसके लिए मतलब अलग से पढ़ेंगे गाउट के लिए। तो गाउट में एक हाइपोजेंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, नहीं लीजिए नाम, एक एंजाइम है हाइपोजेंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ध्यान से सुनिए, हाइपोजेंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ये एंजाइम की जब हम कमी, जैसे इसमें डिसबैलेंसी होती है, मतलब दो तरीके से काम करता है, डिनोवो पाथवे और साल्वेज पाथवे, ठीक है। तो इसके थ्रू फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू काम करता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के थ्रू और पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म। तो ये जब इफेक्टेड होता है तो इस केसेस में क्या है कि ज्यादातर केसेस में वो यूरिक एसिड बनता है। जब यूरिक एसिड बनता है तो हमारे बॉडी में यूरेट क्रिस्टल बन जाते हैं। उसी यूरेट क्रिस्टल को जो है हमारा जो ल्यूकोसाइट्स है वो खा लेता है, और खाने के बाद वो मरता है, लाइसिस करता है। लाइसिस करने के बाद इंटरल्यूकिन्स निकलता है और ल्यूकोट्रांस निकलता है, और जहां जहां पे जॉइंट्स होते हैं वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन का ही डेरिवेटिव्स है, जा जाकर के वहां पे वो डैमेज करता है, स्वेलिंग करता है। तो एंटी गाउट
वो गाउट हो गया। और गाउट में जो है आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं ये आपको पढ़ना है। तो एक यूरिकोसूरिक ड्रग नाम याद रखिए, क्या नाम है? यूरिकोसूरिक ड्रग। वो ड्रग जो यूरिन से यूरिक एसिड को निकाल दे तो उस ड्रग को बोलते हैं यूरिकोसूरिक ड्रग। यूरिकोसूरिक ड्रग, यूरिकोसूरिक ड्रग्स में आता है प्रोबेनासिड। क्या नाम है? प्रोबेनासिड। प्रोबेनासिड लिख लीजिए। सल्फीन पैराजोन, एंटी गाउट ड्रग में सबसे पहले आप लिखे हैं प्रोबेनासिड। दूसरा ड्रग लिखिए सल्फीन पैराजोन, सल्फीन पैराजोन, ठीक है। एक और ड्रग लिखिए जिसको गॉटनील के भी नाम से आता है, फैब्रुक्सटेट, फैब्रुक्सटेट, एलोप्यूरिनाल, 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 फैब्रुक्सटेट। एक और ड्रग लिखिए कोल्सिचिन, कोल्सिचिन। प्रोबेनासिड, सल्फीन पैराजोन, दूसरा एलोप्यूरिनाल, फैब्रुक्सटेट, और लास्ट में मैं आपको बताया हूं ये जो कोल्सिकम, क्या नाम है? कोल्सिकम। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है वो एलोप्यूरिनाल है। ये जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, जेंथीन ऑक्सीडेज, एक्स से स्टार्ट होगा, जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है। जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर कौन से ड्रग है? कौन? ये एंटी गाउट ड्रग, इंपॉर्टेंट है, एंटी गाउट। क्या नाम है? एंटी गाउट। क्यों होता है? यूरिक एसिड के ज्यादा बढ़ जाने से होता है। मोनोसोडियम, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल के बढ़ जाने से होता है। नेक्स्ट अब आइए सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव्स में जैसे हिप्नोटिक्स में जैसे डोज की बात है, एक नेचुरल जैसे ड्रोस्टिनेस, कोहाई जैसे आपको आता है ऐसे आप लेते हैं तो ड्रोस्टिनेस के थ्रू आपको नींद ला रहा है, सीडेटिव्स है, हिप्नोटिक्स है। तो लो डोज में सीडेटिव्स की बात, हाई डोज की जो हम बात करते हैं बहुत कम डोज में ये हिप्नोटिक्स की काम करता है। ये हिप्नोटाइज मतलब ज्यादा वो उससे पोटेंट है, वो उससे ज्यादा पोटेंट है। जैसे बार्बिचुरेट्स भी पढ़े हैं, बेंजोडाइजिपिन्स भी पढ़े हैं, अल्प्राजोलाम, डायाजिपाम, बार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल, ऑक्सीबार्बिटोल है, तो ये सब सारे ड्रग्स इसमें आते हैं। ये मतलब आपको ज्यादा इसमें टाइम फिल नहीं करें क्योंकि मेडिसिन केमिस्ट्री में भी तो आप इन सब सारी चीजों को पढ़े होंगे। फिर साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट, साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट का मतलब इसमें कौन कौन से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आएगा साइकोफार्माकोलॉजिकल में, और एंटी साइकोटिक आएगा। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में एक आपका आएगा मतलब फिनोथियाजिन डेरिवेटिव्स में जाते हैं, फिनोथियाजिन डेरिवेटिव्स में आते हैं। तो ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट याद रख लीजिए। सबसे पहले है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो इसमें एमिट्रिप्टाइलिन आएगा, इमिप्रामीन आएगा, नाट्रिप्टाइलिन आएगा, तो ये सब आप ट्राई याद रखेंगे, ठीक है। फिर मूटिजापाइन आता है, फिर इसमें सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टिव भी आते हैं, नॉन सेलेक्टिव भी सेरोटोनिन के आते हैं, जैसे फ्लुक्सेटिन आएगा, सर्टालिन आएगा, फ्लुक्सेटिन और सर्टालिन, एसिटालोप्राम है, एसिटालोप्राम फिलिज के नाम से आता है, हाँ पढ़े होंगे देखे होंगे। रिलीडेव के नाम से आपका इमिट्रिप्टाइलिन आता है, या ट्रिप्टोमर के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ब्रांड नेम है ट्रिप्टोमर, ठीक है, ट्रिप्टोमर या रिलीडेव के नाम से आता है। प्रोजेक्ट के नाम से आपका आता है, जैसे फ्लुक्सेटिन है, ये सब पॉपुलर ब्रांड्स के ड्रग्स। कौन से? मक्लोबामाइड्स आता है, कोरिजाइलिन आता है, स्लेजिलिन आता है, ये इसमें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब ये सेलेक्टिव सर्टोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सर्टोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, इसमें फ्लुक्सेटिन इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है, डिप्रेशन में यूज होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यूज होता है, तो इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट है, कौन? एंटी डिप्रेसेंट में। दूसरा है एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक्स में जैसे ट्रैंक्विलाइजिंग एजेंट भी आप पढ़ेंगे, फिर इसके बाद से आपका हेलोपेरिडॉल है, क्लोरोप्रोमाजिन है, थियोचिक्सिन है, ओलेंजापाइन है, क्लोजापाइन है, ब्यूटाइरोफिनोन में आपका हेलोपेरिडॉल आता है, ठीक है। और उसमें फिनोथियाजिन वाले में जो आप क्लोरोप्रोमाजोन को भी आप देखेंगे, क्लोरोप्रोमाजिन सीपीजेड, लार्जेक्टिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, किस नाम से? लार्जेक्टिल के नाम से। प्रोक्लोरपेराजिन फेनार्गन के भी नाम से अवेलेबल है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है फेनार्गन, ठीक है, फेनार्गन। तो ये देखिए। फिर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में देख लीजिए कौन कौन से ड्रग है। सबसे पहले तो एक फेनिटोइन होगा, फेनिटोइन याद रखिए, या क्विक रिवीजन करा रहा हूं, फेनिटोइन, इथोसक्सीमाइड, वल्परोइक एसिड, वल्परोइक एसिड, कार्बामेजिपिन, ऑक्स कार्बामेजिपिन, गाबार्जिक रिसेप्टर को इफेक्ट करने वाले विगाबेट्रिन, विगाबेट्रिन। आजकल एक सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स भी आ गया है, एक सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स भी आ गया है, मतलब आपको भी याद दिला देता हूं,
अभी आपको याद दिला दूंगा। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव जो आ गया जोनिसामाइड। फिर इसके बाद है एंटी कन्वल्सेंट के बाद है एनालेप्टिक ड्रग्स। एनालेप्टिक ड्रग्स को आप ये समझिए, एनालेप्टिक्स के बगल में लिख लीजिए, एंटी कन्वल्सेंट में आप लिख लीजिए ना एग्जांपल, फेनिटोइन, वल्प्रोइक एसिड, इथोसक्सिमाइड, कार्बामेजिपिन, ऑक्सकार्बामेजिपिन, तेज हो रहा था धीरे धीरे बोल रहा है, ऑक्सकार्बामेजिपिन, विगाबैट्रिन, जोनिसामाइड, ठीक है, ये सब आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा एनालेप्टिक ड्रग। एनालेप्टिक ड्रग को आप ये समझ लीजिए कि जो एनास्थेटिक रिकवरी टूल्स है, लिख लीजिए एनास्थेटिक रिकवरी टूल्स, मतलब किसी आदमी को एनास्थेसिया दिया गया, उसके बाद से उसको रिकवर करना है। तो रिकवर करना है तो पहले आपको सीएनएस डिप्रेसेंट दिए थे, उसको आपने वो मतलब उसमें लाए थे, कोमा में आप लाए थे, जैसे कोमा में मतलब कॉन्शियस में नहीं, अनकॉन्शियस आपने किया था, अनकॉन्शियस से फिर उसको कॉन्शियस में करना पड़ेगा। डिप्रेसेंट हुआ था तो आप स्टिमुलेंट रख देंगे ना, तो उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का दूसरा नाम है एनालेप्टिक्स, लिख लीजिए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का दूसरा नाम है एनालेप्टिक्स, और इसी का एक दूसरा नाम है एनेस्थेटिक रिकवरी टूल। वो कौन सा टूल है जो एनेस्थेटिक्स को रिकवर करने के लिए टूल्स का काम करता है? कौन सा ड्रग? एनालेप्टिक्स। डोक्साप्राम लिख लीजिए, बहुत पॉपुलर ब्रांड है डोक्साप्राम। कोई आदमी बेहोश है, होश में नहीं आ रहा है, उसके लिए ये ड्रग देते हैं। इसका ड्रग का नाम है एनालेप्टिक्स। क्या नाम है? एनालेप्टिक। इसका दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। डोक्साप्राम है। कुछ और भी ड्रग्स हैं जो मतलब इसमें काम करते हैं। बेसिकली समझिए कि जो सीएनएस स्टिमुलेंट है उसी को बोलते हैं एनालेप्टिक्स। अब एक और टर्म आता है न्यूरोलेप्टिक्स। जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उसको बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक्स। क्लोरोप्रोमाजिन, हेलोपेरिडॉल, थियोथिक्सिन, ये सब जो ड्रग्स हैं, प्रोक्लोरपेराजिन है, तो ये एंटी वोमिटिंग में भी काम करता है, एंटीमिटिक्स में भी ये काम करता है। क्लोरोप्रोमाजिन, अगर किसी को कोई भी वोमिटिंग में नहीं रुकने वाला ड्रग हो तो उसको अगर हम देते क्लोरोप्रोमाजिन, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमिटिक एजेंट है। फिनार्गान ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीइमेटिक एजेंट, ठीक है। यूरेमिया वगैरह में, किडनी वगैरह में डिस्टेंशन में जब होता है तब इसको हम लोग देते हैं। तो एनालेप्टिक्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाने वाला, न्यूरोलेप्टिक्स मतलब ये सब ड्रग्स हो जाएंगे, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो जाएंगे। तो इसमें डोक्साप्राम आ सकता है, कुछ और भी सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स आ सकते हैं। इसमें पेंटाइलिन टेट्राजोल, पीटीजेड, पेंटाइलिन टेट्राजोल, स्ट्राइचिन नक्स भूमिका से निकाला जाता है। फार्माकोग्नोसी में आप पढ़े, तब बच नहीं सकते उससे, फार्माकोग्नोसी में आपने पढ़ा। स्ट्राइचिन के बाद से व्यूसिन, ये भी है। ये सब सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग में आते हैं। तो सारे सीएनएस स्टिमुलेंट को हम एनालिटिक्स में दे सकते हैं। फिर सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं? बैक्लोफेन, लारोसेल के नाम से आता है मार्केट में, सबसे पॉपुलर ब्रांड है लारोसेल। सेंट्रली एक्टिंग मतलब जैसे मसल्स को पैरालाइटिक एजेंट जो हम बात बोलते हैं, मसल्स को जो है रिलैक्स स्टेज में लाने वाला मसल रिलैक्सेंट के लिए हम बात करते हैं। सेंट्रली एक्टिंग होता है, पेरिफेरली एक्टिंग होता है। जैसे बैक्लोफेन है, टिजानिडीन है, लिख लीजिए टिजानिडीन, बैक्लोफेन, मैफनेसिन, मेथकार्बामार। कौन कौन से ड्रग्स हो सकते हैं? आपका बैक्लोफेन, लारोसिल के नाम से आता है, टिजानिडीन, मैफनेसिन, मेथकार्बामार। बस आप 4 याद रखिए। सेंट्रली एक्टिंग में आप 4 याद रखिए, ठीक है, 4 याद रखिए। पेरिफेरली एक्टिंग में कौन कौन सा आप याद रखेंगे? डी ट्यूबरकुरारिन, पुरारी जो आप देखे होंगे डिस्कवरी चैनल पे दिखाता है ना कि वो बाण में मारता है, हिरन रुक जाता है, तो बाण के आगे वही डी ट्यूबरकुरारिन लगाया रहता है। क्या लगाया रहता है? डी ट्यूबरकुरारिन। पहले जो अफ्रीकन के जंगल में जो शिकारी थे उन्हीं से पूछा गया कैसे क्या कर रहे हैं, तो आगे एक वो लगा देते। डी ट्यूबरकुरारिन का नाम है साउथ अमेरिकन एरो पॉइजनिंग। एरो मतलब बाण है ना, एरो पॉइजनिंग। तो वो डी ट्यूबरकुरारिन वहां पे लगा देते हैं। इसके बाण पे देखिए, ये है, ये मारते हैं हिरन को, इस बाण पे यहाँ पे डी ट्यूबरकुलारिन लगा देते हैं। अब लगाने के बाद जैसे ये जाएगा थोड़ा यहाँ डीप होगा, तो इसमें ड्रग है। अब हिरन के पैर में या हाथ में कहीं पे वो लगेगा तो वहां के अगल बगल के मसल को क्या करेगा? पैरालाइज कर देगा, क्योंकि इसका दूसरा नाम है मसल रिलैक्सेंट। इसका तीसरा नाम है पैरालाइटिक एजेंट। क्या नाम है? पैरालाइटिक एजेंट। तो शुरू में तो ऐसे करता है, उसके बाद देखिएगा पैर बार ऐसे करता है, लेकिन पैर चला नहीं पाता, क्योंकि मसल वहां के रिलैक्स हो जाते हैं। कंट्रैक्शन मसल्स में नहीं होता, रिलैक्सेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए साउथ अफ्रीकन एरो पॉइजनिंग, इसको फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ेंगे, डी ट्यूबरकुरारिन याद करिए। ये नेचुरल प्रोडक्ट से निकाला जाता है। कौन सा है? ये पेरिफेरली एक्टिंग है। पेरिफेरली एक्टिंग में आता है डी ट्यूबरकुरारिन आएगा, क्लोरोजोक्साजोन आएगा,
क्लोरोजोक्साजोन जो फ्लेक्सान एमआर में आता है, क्लोरोजोक्साजोन, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, क्लोरोजोक्साजोन, सक्सामेथोनियम, डेकामेथोनियम, ये सब आता है। डेकामेथोनियम और सक्सीमेथोनियम, ठीक है, सक्सानिलकोलिन के लिए, ठीक है। इसी तरह कोलिन को भी काफी हद तक ये इफेक्ट करता है, ठीक है। तो एक सेंट्रली एक्टिंग हो गया, एक पेरिफेरली एक्टिंग हो गया। इसके बाद से एंटी पार्किंसोनियन एजेंट, एंटी पार्किंसोनियन एजेंट पहले देख लेते हैं पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन बेसल गैंग्लियन का एक डिसऑर्डर है। बेसल गैंग्लियन लिख लीजिए कहीं पे, बेसल गैंग्लियन का डिसऑर्डर है। डोपामीन की कमी से हो जाता है। किससे कमी हो जाता है? डोपामाइन, क्या है, बायोजेनिक थ्योरी ऑफ एमीन्स होता है। जब डोपामीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पार्किंसोनिज्म। क्या सिम्टम्स है? आदमी का हाथ ऐसे ऐसे कांपे, सर भी ऐसे ऐसे कांपता है, ऐसे ऐसे कांपता है, तो इसको हम बोलते हैं पार्किंसोनिज्म। क्या बोलते हैं? पार्किंसोनिज्म। इसको बेसिकली बोलते हैं ट्रीमर। लिख लीजिए, क्या इसका सिम्टम्स है? ट्रीमर। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रीमर। क्या बोलते हैं? ट्रीमर। अब इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं एंटी पार्किंसोनियन में, सबसे पहला ड्रग है लिवोडोपा। लिवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ एक कार्बिडोपा भी हम लोग देते हैं, जो डीपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है। मतलब तुरंत ही डोपामीन में कन्वर्ट ना हो जाए, धीरे धीरे करे, तो कार्बिडोपा इसको सस्टेन बनाया जाता है। तो लिवोडोपा और कार्बिडोपा, ठीक है। डोपामीन प्रिकर्सर, डोपामीन प्रिकर्सर में आता है कौन कौन सा? लिवोडोपा और कार्बिडोपा। एक और भी ड्रग है इसके साथ, बेंसेरिजाइड। लिख लीजिए, बेंसेरिजाइड, बेंसेरिजाइड, ठीक है। इसके बाद से मतलब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए इनहिबिटर है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स हैं। मतलब जो डोपामीन जाता है, तो डोपामीन जो कोटाकोलामाइंस होता है, ये देखो डोपामीन, यहाँ पे देखो, ये प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल है, ये पोस्ट सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल है। यहाँ पे आपका बना हुआ है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन या डोपामीन, यहाँ से जाकर के पोस्ट पे बाइंड करता है। तो क्या है, यहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम जैसे ये निकलता है डोपामिन, ये जैसे निकलता है तो इसको डिग्रेड कर देते हैं। तो डिग्रेड कर देते हैं, तो इस केसेस में क्या होता है, ये पोस्ट पे बाइंड नहीं कर पाता, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ए भी दे देते हैं और बी भी दे देते हैं। जैसे सेलेजिलिन है, कोरिजाइलिन है, मतलब ये इसके इनहिबिटर है। एक जैसे इसी तरीके से एक केटाकोला ओ मिथाइल ट्रांसफरेज है, केटाकोला ओ मिथाइल, दो एंजाइम्स हैं, देखिए। एक है आपका, ध्यान से देखिए, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज और एक है केटाकोला ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, COMT। मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ए, और ये ए एक होता है और एक इसका बी होता है, और एक कोमट। तो एक में सिलेजिलिन और कोरजाइलिन हो गया, दूसरा है टोल्कापोन और एंटेकापोन, टोल्कापोन और एंटेकापोन। कुछ और भी अर्बुसाइन डेरिवेटिव्स भी आते हैं अर्गेट एल्कोलॉइड्स के, अर्गेट एल्कोलॉइड्स के भी, जैसे ब्रोमोक्रिप्टीन आता है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है ये भी, ब्रोमोक्रिप्टीन। तो डोपामिन प्रिकर्सर लिवोडोपा, फिर डोपामिन को सस्टेन करने के लिए कार्बिडोपा, बेंसेरिजाइड, याद कर लीजिए, दो ड्रग हो गया। फिर सेलेजिलिन, कोरजाइलिन, टोल्कापोन, एंटेकापोन, सेलेजिलिन, कोरजाइलिन, टोल्कापोन, एंटेकापोन, ठीक है। फिर अर्बुसाइन डेरिवेटिव, अर्गेट एल्कोलॉइड से, कल्विसियस प्रिप्यूरिया, याद रखिए। तो अर्गेट एल्कोलॉइड डेरिवेटिव होता है बेंसेरिजाइड, क्या नाम है? बेंसेरिजाइड, ठीक है। और कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी होते हैं, ठीक है। ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी एग्जांपल मत, बस इतना ही आप याद कर लीजिए, एंटी पार्किंसोनियन एजेंट। बेसल गैंग्लियन के डिसऑर्डर से, कौन से डिसऑर्डर है? बेसल गैंग्लियन के डिसऑर्डर से, और डोपामिन की कमी से होता है। और डोपामिन का जो प्रिकर्सर है तो उसी को हम बना देंगे। तो बना देने के बाद अगर देखें तो ये देखिए कैसे होता है, ये देखिए फिनाइलेनालिन होता है। क्या होता है? फिनाइलेनालिन। फिनाइलेनालिन से बनता है टायरोसिन, टायरोसिन से बनता है डोपा, डोपा से बनता है डोपामिन, डोपामाइन, फिर एड्रेनलिन और फिर नॉरएड्रेनलिन, ये बनता है। और इसी की कमी हो जाने से आपको पार्किंसन हो जाता है, ट्रिमर होने लगता है। क्या हो जाता है? ट्रिमर। इसके लिए सबसे जो बेस्ट ड्रग है वो है आपका लिवोडोपा। अब आइए एंटी पार्किंसन के बाद से लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक में आप जो लोकलाइज्ड इफेक्ट जब आप लेते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, लोकलाइज, जिसमें कॉन्शियस नहीं होता है, वो लोकलाइज्ड एरिया है। जैसे स्टरेज, मतलब ईस्टर वाले जो डेरिवेटिव्स हैं, हालांकि इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है, इसको बढ़ाने के लिए अगर एड्रेनलिन जैसे मतलब जाइलोकेन है, लिडोकेन है, आप पढ़े होंगे, प्रोकेनामाइड है, तो ये सब जितने भी
डाइसोपैरामाइड है। ये सब जितने भी ड्रग्स है ये लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक हो गया, लोकली एनेस्थेसाइज कर देता है, आप छोटे मोटे सर्जरी कर सकते हैं आराम से। हालांकि ये कुछ इसमें से ड्रग होते हैं जो एंटी एरिथमिक में भी यूज होते हैं। कौन सा ड्रग होते हैं? एंटी एरिथमिक में भी यूज कर रहे हैं, तो इसमें यूज होता है। अब इसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि तुरंत एस्टिरेज एंजाइम से तुरंत ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, इस केसेस में अगर हम केटाकोलामाइन देते हैं, एड्रेनलिन और नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन में दे दें, तो काफी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मतलब सस्टेन कर जाएगा, थोड़ा ज्यादा देर तक अपने एनेस्थीसिया काम करेगा। इसके बाद से अब देख लेते हैं और क्या बचा है। और है आपका लोकल एनेस्थेटिक के बाद अब ये है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एक एडिनर्जिक ड्रग है और एक कोलिनर्जिक ड्रग है। क्या है? एडिनर्जिक ड्रग और कोलिनर्जिक ड्रग। ध्यान से लिखिए, एड्रीनर्जिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीज है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला ड्रग और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में एड्रेनलिन केमिकल मैसेंजर है, पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन केमिकल मैसेंजर है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी बात है विसरल ऑर्गन्स को इफेक्ट करने वाले ड्रग। अब इसमें सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो एक एड्रेनर्जिक सिस्टम होगा और एक कोलिनर्जिक सिस्टम होगा। एड्रेनर्जिक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो एड्रेनलिन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थोरिकोलंबर आउटफ्लो। थोरिसिकोलंबर आउटफ्लो। अभी थोरिसिकोलंबर आउटफ्लो क्या है कि जो हमारा स्पाइनल कार्ड है, अगर हम देखें, देखिए ऐसे ये आपका स्पाइनल कार्ड है, ऐसे स्पाइनल कार्ड है, इसमें अलग अलग रीजन होता है। ऐसे ऐसे सर्वाइकल है, थोरेसिस है, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सेक्रल, कोफेजियल। सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर, सेक्रल, कोफेजियल। ठीक है, तो अब इस रीजन में मतलब थोरेसिको लंबर, थोरेसिस रीजन से और लंबर रीजन से जो मतलब नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं, थोरेसिस रीजन से, ठीक है, और लंबर रीजन से जो नर्व्स ओरिजिनेट होते हैं, और ये ओरिजिनेट होंगे तो सिंपैथेटिक गैंग्लियंस पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्री सिनेप्टिक है, अब ये जाएगा फिर यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक से, जैसे मान लीजिए आई है, या यहाँ पे मान लीजिए ये हार्ट है। ठीक है, ये हार्ट है, ऐसे तो इस तरीके से बाइंड करता है। जैसे यहाँ पे प्री सिनेप्टिक है और यहाँ पे जाके पोस्ट से बाइंड करेगा, यहाँ पे एड्रेनलिन छोड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो ड्रग होंगे वो एड्रेनलिन को इफेक्ट करने वाले, तो एड्रेनलिन में एड्रेनर्जिक, इसका दूसरा नाम है सिंपैथोमाइमेटिक्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, माइमेटिक्स मतलब जो इसका मिमिक्री करे, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को चुराए, तो उसको बोलेंगे सिंपैथोमाइमेटिक्स। इस तरीके के ड्रग है जैसे एड्रेनलिन, नार एड्रेनलिन, डोपामिन, इस तरीके के ड्रग्स इसमें आते हैं। साल्बुटामॉल, सालमेट्रॉल, फार्मेट्रॉल, टर्बुटालिन, नेजल डिकंसल्टेंट जो आता है आर्ट्रिविन में, ऑक्सीमेटाजोलिन, जेलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, ये सब ड्रग्स आते हैं। फिनाइल प्रोपाइल अमाइन, फिनाइल प्रोपाइल जो सर्दी वाली दवाई में आप खाते हैं, फिनाइल प्रोपाइल अमाइन, ब्रैंकियोडायलेटर, साल्बुटामॉल, सालमेट्रॉल, फार्मेट्रॉल, टर्बुटालिन, यूटेराइन मसल रिलैक्सेंट जैसे आइसोक्सुपुरिन, डोबेडोलान के नाम से आता है, रिटोड्रीन, ये सारी ड्रग्स, ये एम्फेटामिन, ये सब सारे ड्रग्स सिंपैथोमाइमेटिक्स में आते हैं। ठीक है, इसके बाद से कोलिनर्जिक में एसिटाइलकोलिन आएगा, पिलोकार्पिन आएगा, फिर उसके एंटी कोलिनर्जिक में एट्रोपिन, स्कोपोलामिन, हायोसियामिन, पाइरेंजीपाइन, ये सब ड्रग। ठीक है, उसमें एड्रेनर्जिक में बताया हूं तो एंटी एड्रेनर्जिक नहीं बताया हूं, तो एड्रेनर्जिक के बाद मतलब एड्रेनलिन को इफेक्ट करने वाले, ब्लॉक करने वाले एंटागोनिस्ट ड्रग, तो उसमें कौन कौन से ड्रग्स होंगे? फिनोक्सीबेंजामिन, प्रोपेनोलाल, एटिनोलाल, मेट्रोपोलाल, बिस्प्रोलाल, लेवेटोलाल, कार्बिडोलाल, सोटालाल, ये सब सारे ड्रग्स लाल टाइप के जो लास्ट में लिखे रहेंगे, ये सब सारे ड्रग्स होंगे एंटी एड्रेनर्जिक। जैसे कोलिनर्जिक में जो एसिटाइलकोलिन को इफेक्ट करेगा, तो एसिटाइलकोलिन के लिए कोलिनर्जिक में आ जाएगा। फिर एंटी कोलिनर्जिक में एट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ट्राइप्ट्रोपियम ब्रोमाइड, पायरेंजीपिन, डाइसाइक्लोमिन जो एंटी स्पास्मोडिक है, मेप्टाल स्पास में जो आया, यूरिन स्पास में जो आता है वो, प्रोपेंथालिन सोडियम, इप्राट्रोपियम और ट्राइप्ट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका इनहेलर आता है, अस्थमा में यूज होता है, टेयुबा या डायोनोस के नाम से आता है, ब्यूडेसोनाइड, इस तरीके के ड्रग्स आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे।
बाकी जो है अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, ठीक है। अभी हम पहुंचे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद से जो बाकी रहेगा उसको हम अभी बताएंगे, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे, लगातार होगा तो आप भी थक जाएंगे, हम भी थक जाएंगे। ओके बाय।